एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीएल चैनल। माय नेम इज़ मनीषा एंड आज भी हम लोग हर हफ्ते की तरह सोशल इश्यूज़ के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जो अभी 19th ऑफ फेब टू 26th ऑफ फेब में सोशल इश्यूज़ के काफ़ी ज़्यादा जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं न्यूज़पेपर्स में वो डिस्कस करेंगे। जो काफ़ी टॉपिक्स में से हम लोगों ने ये 4 टॉपिक्स आउटलाइन किए हैं कि भाई इन पर काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे गए हैं, काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स इनको कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये मेनली न्यूज़ में रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में इनकी चर्चा जो है रेगुलरली होती रहती है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं। अपना सबसे पहला टॉपिक हम करेंगे ड्राफ्ट माइग्रेंट पॉलिसी, कि भाई रिसेंटली अभी नीति आयोग ने माइग्रेंट्स की प्लाइट को देखते हुए, खास करके जब कोरोना लॉकडाउन लगा था तब उनकी जो भी कंडीशंस थी, हम सब ने देखा था कि कैसे वो पैदल अपने घरों तक जाने के लिए मजबूर हैं। कोई ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था सरकार ने नहीं करवा के दी थी स्टार्टिंग ऑफ द लॉकडाउन में। ठीक है, तो इस वजह से ये जो पूरा माइग्रेंट वाला इशू है ये काफ़ी न्यूज़ में रहने लग गया। ठीक है, तो अब इसकी पूरी सिचुएशंस को, कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग ने एक ड्राफ्ट निकाला है कि एक प्रॉपर पॉलिसी, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसके विद इन माइग्रेंट्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिले, इनकी किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन ना की जाए। ठीक है, तो एक ड्राफ्ट निकाला है नीति ने, उसको हम लोग डिटेल में करेंगे। फिर हम करेंगे इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0। काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है। पहले इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 आया, उससे पहले 1.0 आया था, उससे पहले मिशन इंद्रधनुष आया था। ठीक है, दोनों सभी में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बट ये है कि थोड़ा सा अपने कवरेज को, इम्यूनाइजेशन कवरेज को थोड़ा सा एक्सेलरेट करने के लिए जो सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा जो इनिशिएटिव्स चलाती रहती है। मकसद सभी का सेम होगा बट थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट होगी, वो भी देखेंगे हम लोग उसमें। ठीक है, थर्ड हम करेंगे स्वनिधि स्कीम। स्वनिधि स्कीम इसलिए न्यूज़ में रही है क्योंकि सरकार ने काफ़ी सारे बैंक्स को ये लेटर लिखा है कि आप जो स्वनिधि स्कीम के अंडर लोन प्रोवाइड कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। जितना आपने स्टार्टिंग में काम किया था स्कीम के अंडर, अब थोड़ा सा वो स्लो डाउन हो गया है, तो स्लो डाउन को रोको, लोगों को लोन दो और अल्टीमेटली उनके पास पैसा पहुंचाओ ताकि वो दोबारा से अपना जो बिजनेस है वो खड़ा कर सके। ठीक बात है। फिर हम करेंगे वॉश स्टडी, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। ये एक अप्रोच है जो सरकार हर पॉलिसी में लगाती है। एक CDDEP USA का रिसर्च सेंटर है जिसने ये स्टडी किया है कि अगर इंडिया को अपने पब्लिक हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छी सुविधाएं प्राप्त करवानी है लोगों को, तो इनको ये वॉश जो स्ट्रैटेजी है उसको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग तो कितना खर्चा आएगा, क्या क्या कॉस्ट एस्टिमेट्स लगाए हैं इन्होंने, क्या क्या थोड़े से कम कॉस्ट एस्टिमेट्स हैं कि भाई ये करोगे तो थोड़ा सा खर्चा कम हो जाएगा लेकिन अप्रोच जो है वो फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं कि भाई ये काम कर सकते हो आप, इससे आपकी जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो फैसिलिटीज़ हैं दे कुड बी इम्प्रूव्ड। ठीक बात है, तो ये 4 अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0। देखो नाम से ही क्लियर है, इंटेंसिफाइड है। इंटेंसिफाइड का मतलब है कि जो इसमें काम करनी जा रही है सरकार उसको ये बहुत ज़्यादा पेस में करने की कोशिश करेगी। ठीक बात है, लेकिन हमें 3.0 पढ़ने से पहले, अगर 3.0 है तो उससे पहले जो इसकी पीछे का जो बेसिक बैकग्राउंड है, जो बेसिक हिस्ट्री है वो पता होनी चाहिए सबसे पहली बात तो। ठीक है, तो इसकी बेसिक हिस्ट्री के लिए आप लोगों को टाइमलाइन याद रखनी है, यूज कर सकते हो, है ना। मेंस में तो आप सिंपल ये लिख के लाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्री में इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो यूपीएससी फॉर श्योर जो पुराना इसका बेसिक हिस्ट्री है उस पर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, आजकल ये काफ़ी ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी में कि या तो जो चीज़ काफ़ी पहले हो चुकी है या फिर वो चीज़ होने वाली है। जैसे हमने ड्राफ्ट पॉलिसी की बात की थी माइग्रेंट वाली, तो या तो पहले वाली चीज़ें पूछते हैं या फिर जो आने वाली चीज़ें वो पूछते हैं। ठीक है, तो जो न्यूज़ में है वो तो पढ़ना ही है हम लोगों को, उसके लिए तो कोई और ऑप्शन है नहीं हमारे पास, लेकिन जो पीछे का भी मटीरियल है, जो आगे भी कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं, उन पर भी हमें नज़र मारनी पड़ती है। ठीक बात है, तो सबसे पहले इसकी जो टाइमलाइन है हम शुरू करेंगे। बेसिकली ये मिशन क्या है? मिशन इज स्पेसिफिकली फॉर टू प्रोवाइड द इम्यूनाइजेशन ड्राइव इन द कंट्री। जितने भी प्रेग्नेंट वेमेन हैं, जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, उन सबको वैक्सीनेट करना इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है। ठीक बात है। स्टार्टिंग में 1978 में सरकार ने चलाया था
एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, जिसका बेसिक मकसद ये था कि पूरे की पूरी जो हमारी जनता है, जो पब्लिक है, उसको हमें वैक्सीनेट करवाना है ताकि डिजीज प्रिवेंट की जा सके, है ना। एक तो होता है डिजीज को हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही प्रिवेंट कर लिया, और दूसरा होता है उसको हम लोगों ने क्योर किया, है ना। तो इस वाले इम्यूनाइजेशन में ये हम बात करते हैं कि हम लोगों ने डिजीज प्रिवेंशन को बढ़ावा दिया है, ठीक है। 1978 में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन 1985। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985। देखो ये ईयर्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कभी कभी स्टेट्स जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ये ईयर थोड़े से उधर उधर कर देते हैं और फिर कंफ्यूजन क्रिएट होती है, ठीक है। तो अगर पढ़ ही रहे हैं तो फिर ईयर भी याद कर ही लेते हैं, है ना, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसका नाम चेंज कर दिया गया। ऑब्जेक्टिव सेम रहा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? देखो ऑब्जेक्टिव्स को हम लोगों को रट्टा मारने की बजाय हम लोग समझेंगे इन्हें, ठीक बात है। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि हमें पूरी कंट्री को इम्यूनाइज करवाना है, वैक्सीनेट करवाना है। तो इसके लिए इम्यूनाइजेशन ड्राइव चलवाएगी सरकार। एक तो ये है कि भाई बहुत बड़े पैमाने पर हर डिस्ट्रिक्ट में, हर विलेज में, हर ट्राइबल एरिया में, हर एक जगह पर जितने भी लोग रहते हैं उनको वैक्सीनेट करवाने के लिए हम कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी अपनी इंप्रूव करेंगे, ठीक बात है। इम्यूनाइजेशन करेंगे लोगों की। अब अगर हमें इम्यूनाइज करना है लोगों को तो हमें वैक्सीन्स बनानी पड़ेंगी, है ना। तो इस प्रोग्राम में दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो वैक्सीन हमें प्रोड्यूस करनी है उसमें हम लोगों को सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करनी है। सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए कि हमें वैक्सीनेशन करने के लिए वैक्सीन किसी और देश से ना इंपोर्ट करनी पड़े, है ना। एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो वैक्सीनेशन भी ज्यादा होती है, और अगर ये ज्यादा है तो इंपोर्ट भी ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। तो इस चक्कर में क्या होता है, इंडिया में इंपोर्ट बढ़ने से थोड़ा सा आप कह लो कि करंट अकाउंट डेफिसिट इकोनॉमी की टर्म है वैसे तो, बट इतना समझ लो कि इंपोर्ट ज्यादा होता है तो किसी भी कंट्री के लिए वो अच्छा नहीं होता है। एक्सपोर्ट ज्यादा होने चाहिए हर कंट्री के, ठीक है। तो हमें वैक्सीन जो प्रोड्यूस करनी है उनमें हम लोगों को सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने रिसेंटली लॉन्च किया था आत्मनिर्भर अभियान। आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ सफिशिएंसी, है ना। तो ये पूरे अभियान का मकसद ही ये था कि हम लोगों को हर चीज में, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो मोबाइल इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो और कोई भी सेक्टर हो, कोई इंडस्ट्री हो, हमें हर इंडस्ट्री में इस तरीके से काम करना है कि जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने देश में वो ही हमारे लिए सफिशिएंट हो, हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, ठीक बात है। क्योंकि अगर हम कोरोना टाइम की बात करें तो उसमें क्या था, जो हम ड्रग्स यूज करते हैं, हम जो फार्मास्यूटिकल में मेडिसिन यूज करते हैं, उसका जो रॉ मटेरियल है जिससे वो बनती है ड्रग, वो चाइना से इंपोर्ट करते थे मेनली, है ना। मतलब 80% जो रॉ मटेरियल था किसी मेडिसिन को बनाने के लिए वो चाइना से हम लोग इंपोर्ट करते थे। बट ड्यू टू कोरोना का लॉकडाउन, है ना, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट रुक गए थे, साथ में चाइना से हमारी खटपट भी चल रही थी, है ना। तो उस वजह से चाइना से हम लोग इंपोर्ट नहीं कर पाए, तो हमारे देश में जो काफी मेडिसिन थी उनकी शॉर्टेज हम लोगों ने देखी, ठीक है। तो वो शॉर्टेज ना आए वैक्सीन के केस में भी, इसलिए हम लोगों को सेल्फ सफिशिएंसी ही अचीव करनी है हर चीज में, ठीक बात है। चलो वैक्सीन बना लिए, सेल्फ सफिशिएंट हो गए। अब वैक्सीन अगर प्रोड्यूस कर ली है तो हमें पता है कि भाई इनको रखने के लिए हमें कोई ठंडी जगह बनानी पड़ती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड चेन सिस्टम, ठीक है। वैक्सीन बना ली तो उसको रखने के लिए जो कोल्ड चेन वाला सिस्टम है वो भी हम लोगों को इंडिया में ही डेवलप करना है, और इसकी तरफ भी काफी हमें इंपॉर्टेंस देनी है इसे भी, ठीक है। तो वैक्सीन बन गई, स्टोर भी हो गई। अब स्टोर हो गई तो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वैक्सीन को लोगों में थ्रू आवर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, तो भी उसमें जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये भी जो है इंप्रूव होनी चाहिए। मतलब अगर कोई पर्सन किसी जगह पर रहता है तो उसको सिर्फ वैक्सीन लगवाने के लिए बहुत दूर ट्रैवल ना करना पड़े,
है ना। कई बार हम लोग देखते हैं कि जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो रिमोट एरियाज हैं, एक तो उनमें रोड और रेल की फैसिलिटीज होती नहीं है, ठीक है, अगर होती भी है तो बहुत टूटी हुई होती है। तो सिर्फ एक वैक्सीन लगवाने के लिए ये लोग अपना पूरा काम धंधा छोड़ के वहां जाना प्रेफर नहीं करते, है ना। तो इस चक्कर में होता क्या है, बच्चों की और प्रेग्नेंट वुमेन की वैक्सीनेशन रुक जाती है, तो जो भी एक हमारी हेल्थ हजार्ड बन सकती है वो चीज, तो वो ना हो, इसलिए हमें क्या करना है, हम जब वैक्सीन लगाएं लोगों को, तो जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें, उसमें क्वालिटी दे उन्हें। ठीक बात है, फेयर इनफ। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ना, वैक्सीन प्रोड्यूस कर ली, स्टोर भी कर ली, डिस्ट्रीब्यूट भी कर ली, है ना, हर स्टेट में हर लोगों को लगा भी दी। लेकिन अब हमें ये देखना है कि भाई किस स्टेट ने कितने अच्छे से इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, तो फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू मॉनिटर द डिस्ट्रिक्ट्स, मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, है ना। हमने क्या इसमें मैकेनिज्म लिया है कि हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज हर किसी डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे और ये देखेंगे कि भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट ने काफी अच्छा काम किया है और किस डिस्ट्रिक्ट ने अच्छा काम नहीं किया है। तो जो डिस्ट्रिक्ट अच्छा काम करेगा उसको एज ए मॉडल बना के उस मॉडल को हमें हर डिस्ट्रिक्ट में जो है इंप्लीमेंट करवाना है, ताकि जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है वो सक्सेसफुल हो सके। ठीक है, तो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं अपने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, सिंपल एक तरीके से टाइमलाइन से और पॉइंट टू पॉइंट जुड़ते जाएंगे, है ना, कि इम्यूनाइजेशन करनी है, उसके लिए वैक्सीन प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, उसके लिए सेल्फ सफिशिएंसी लेकर आनी है हमें। बन गई है वैक्सीन तो उसको स्टोर करने के लिए जो कोल्ड चेन सिस्टम है वो हम लोगों ने खुद ही डेवलप किया है। डिस्ट्रीब्यूट जब करेंगे तो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लोगों को ज्यादा हरासमेंट फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, और लास्ट में जब इंप्लीमेंट कर देंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट की हम लोग परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे। ठीक है, तो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, याद रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हर पॉलिसी के, हर मिशन के आप लोगों को ऐसे ही ऑब्जेक्टिव याद रखने हैं, क्योंकि अगर रट्टा मारोगे ना तो रट्टा मारने से क्या भूल जाओगे आधा पॉइंट बीच में, लेकिन अगर पॉइंट टू पॉइंट जोड़कर याद करोगे ना तो वो चीज कभी नहीं भूलेगी। अगर आपने ये 5 पॉइंट्स पॉइंट टू पॉइंट मेरे साथ किए हैं अभी, तो आप लोगों को ये हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, तो हर ऑब्जेक्टिव आपने ऐसे ही याद करना है हर पॉलिसी का। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब हमें इम्यूनाइजेशन करनी तो है, बट इम्यूनाइजेशन किस डिजीज के अगेंस्ट में करनी है, तो इसमें 12 डिजीज जो है हम लोगों ने डिसाइड की थी कि ये 12 बीमारियां हैं जिनके लिए हम लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे, जिसमें से जो सबसे मोस्ट कॉमन डिजीजेज है ना वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे अगर 12 हैं तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर कवर्ड अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। आपको 5 ऑप्शंस दे देंगे, फिर इस तरीके से आपको ऑप्शंस देंगे कि 1, 2 and 3, 2, 3, 4, 1, 3 and 5 और ऑल ऑफ द अबव, है ना। तो उस ऑप्शंस में से अगर एक भी हमें नहीं पता है तो फिर वो ऑप्शन जो है हम सही चूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक चीज होगी जो दोनों ऑप्शंस में होगी, या तो 50-50 तक पहुंच जाएंगे, है ना, लेकिन प्रॉपर हमें नहीं पता होगा। तो प्रॉपर पता करने के लिए क्या है, आपको ध्यान रखना है 12 डिजीज हैं जो सबसे मोस्ट कॉमन डिजीज हैं। फॉर एग्जाम्पल टीबी, है ना, टीबी का बैक्टीरिया, है ना, टीबी जो डिजीज होती है वो बैक्टीरिया से होती है। हमें ये पता है कि टीबी का जो बैक्टीरिया है वो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन की कम से कम 90% पॉपुलेशन की बॉडीज में वो है। मतलब जो टीबी का बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडीज में ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन वो टीबी कॉज कब करता है, जब हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इसलिए वीक, कभी किसी भी तरीके से वीक हो सकती है, कुछ भी, अगर हम लोग नॉर्मली एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा खा रहे हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, है ना, तो और लाइफस्टाइल डिजीज है, हम खाना अच्छा नहीं खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो इम्यूनिटी वीक हो सकती है इन चीजों से। और इम्यूनिटी के वीक होते ही जो टीबी का बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है वो एक्टिव हो जाता है और हमें टीबी कॉज करता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें टीबी की वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, ताकि चाहे हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक क्यों ना हो जाए तो बैक्टीरिया जो है वो हमें हार्म ना कर पाए, हमारे को टीबी कॉज ना कर पाए। ठीक बात है, तो टीबी सबसे इंपॉर्टेंट है। पोलियो, अभी तो पोलियो फ्री है, इंडिया हमारा डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पोलियो का वायरस कभी दोबारा से इंडिया में आ नहीं सकता,
है ना, तो हर बच्चे को हमें पोलियो का टीका लगवाना ही पड़ता है। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो डिजीज है 12 की 12 वो आपने याद रखनी है ना। टीबी है, पोलियो है, डिप्थीरिया है, परटूसिस है, टेटनस है, निमोनिया है, जापानीज एंसेफेलाइटिस बुखार है, मेनिंजाइटिस है। ठीक है, 12 डिजीज है, आपको ये याद होनी चाहिए। इसको याद करने के लिए बस इतना निमोनिक बता सकती हूँ कि भाई सबसे कॉमन डिजीजेज हैं ये, काफी प्राइमरी लेवल की डिजीज है, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल की डिजीजेज नहीं है। ठीक है, तो याद कर लेना, ये नोट्स आपको जो मिलेंगे उनमें ये कवर होंगी, उस वहां से देख लेना। ठीक है, बट ध्यान रखना कि जो इंपॉर्टेंट और कॉमन है वो ही मेनली इसमें हम लोगों ने इंक्लूड करने की कोशिश की है। ठीक है, तो हमने अभी प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव देखा है, कब ये लॉन्च हुआ था वो देखा है, और इसका किस तरीके की डिजीजेस को कवर करता है ये देखा है हम लोगों ने। ठीक है, तो यूआईपी में, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ऐसी क्या लिमिटेशंस रह गई, ऐसी क्या लकूनाज रह गए कि हम लोगों को एक नया मिशन लॉन्च करना पड़ा। ठीक है, ये तो हमने 1985 में लॉन्च किया था, बेसिकली तो नाम ही चेंज किया था इसका, पहले ईपीआई था, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, लेकिन इसका नाम चेंज करके हम 1985 में यूआईपी रख दिया। फिर हमने ये देखा कि 1985 से लेकर 2013 तक, है ना, इतने सालों में जो इम्यूनाइजेशन की पूरी लहर थी, जो पूरी की पूरी ड्राइव थी, वो बहुत ज्यादा स्लो हो गई थी ड्यू टू एनी रीजन, है ना, कि भाई डिस्ट्रिक्ट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो बहुत अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है ना, जो लोग हैं उनमें एक वैक्सीन हेजिटेंसी उत्पन्न हुई है कि वैक्सीन लगने से क्या होता है, डिजीज का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है ना। बेसिकली ये वैक्सीन हेजिटेंसी है, खास करके उन पीपल में जो जिनको ये लगता है कि भाई जो वैक्सीन है वो डिजीज का कारण बन सकती है। जस्ट लाइक अगर हम अभी इसको लिंक करने की कोशिश करें तो कोरोना की वैक्सीन से हम इसको लिंक कर सकते हैं। काफी सारे लोग कोरोना की वैक्सीन इसलिए नहीं लगवा रहे हैं क्योंकि उनको ये डर है कि वैक्सीन लगवाते टाइम उनको जो है डिजीज ना कॉज हो जाए, कोरोना वाली। ठीक है, तो काफी लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी उत्पन्न हो सकती है। तो इसको हमने जो बेसिक क्रक्स है इसका ये देखा कि भाई इतने सालों में वैक्सीन की जो ड्राइव थी वो बहुत ज्यादा स्लो हो गई थी, और उसको एक्सेलरेट करने के लिए हमें एक नया मिशन लॉन्च करना पड़ा। ऑब्जेक्टिव सेम रहा, चीजें सेम रही, बट हम लोगों ने एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स और स्पेसिफिक डिजीजेस के रिगार्डिंग उन पॉपुलेशंस को हम लोगों ने इम्यूनाइज करने की कोशिश की। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने 2015 में मिशन इंद्रधनुष जो है वो लॉन्च किया। मिशन इंद्रधनुष, देखो मिशन इंद्रधनुष के नाम से काफी और स्कीम्स भी चलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मिशन इंद्रधनुष के रिगार्डिंग एक और स्कीम है कि जिसमें सरकार जो बैंक्स में काफी लॉस में जा रखी होती हैं उनको कैपिटल प्रोवाइड करता है, उनको पैसे प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इंद्रधनुष उस स्कीम का नाम भी था, वो इंद्रधनुष प्लान के नाम से फेमस है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में अगर क्वेश्चन आए कि वो मिशन इंद्रधनुष है या इंद्रधनुष प्लान है, इंद्रधनुष स्कीम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैक्सीनेशन वाला है उसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। 2015 में ये दोबारा से लॉन्च किया गया था, जस्ट टू एक्सेलरेट द कवरेज विच वाज लिमिटेड इन द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, है ना, सिंपल, टू एक्सेलरेट द कवरेज। और साथ में इसने 690 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करने की कोशिश की कि भाई हमने बात कितने स्टार्टिंग में कि हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट को उसकी परफॉर्मेंस वाइज मॉनिटर करते हैं। तो ये वो 690 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें काफी ज्यादा हमें लिमिटेशंस, काफी ज्यादा लकूनाज हमें देखने को मिले कि यहाँ पर इतना ज्यादा करने के बावजूद भी लोगों में वैक्सीनेशन जो है वो अच्छे तरीके से हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं। तो इस मिशन इंद्रधनुष में एक तो 690 डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की थी। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा, नॉर्मल है, बस ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस हर बार यही होता रहेगा कि भाई स्लो डाउन हो गया है इसको दोबारा से लॉन्च करो, स्लो डाउन हो गया है इसको दोबारा से इंप्लीमेंट करो, बस नाम चेंज करना है, बाकी ऑब्जेक्टिव सेम है ना। नाम चेंज करने में तो हम माहिर हैं वैसे भी। सेकेंड, 2015 में मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया, लेकिन फिर हम लोगों ने देखा कि भाई मिशन इंद्रधनुष इंटेंसिफाइड, मिशन इंद्रधनुष 1.0, मिशन इंद्रधनुष इंप्लीमेंट करते टाइम हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि जो रूरल एरियाज हैं
वहां पर तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर दी गई है। मतलब जो पर्सन्स गांवों में रहते हैं उन्होंने वैक्सीनेशन करवाने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेशन दिखाई है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। तो बेसिकली अर्बन एरियाज को कवर करने के लिए हम लोगों ने इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 1.0 चलाया फॉर दी अर्बन एरियाज। ठीक है, तो इसमें अर्बन एरियाज को ज्यादा फोकस किया गया क्योंकि हमने जब मॉनिटर किया डिस्ट्रिक्ट्स की परफॉर्मेंस को, तो जो अर्बन एरियाज में लोग थे, एक तो वो ज्यादा काम करते हैं, है ना, कि फीमेल भी काम कर रही है, मेल भी काम कर रहा है, तो कभी कभी ये देखने को मिला है कि ये वैक्सीन के लेकर इतने ज्यादा मोटिवेट नहीं होते हैं। इनको लगता है कि भाई हम लोग नॉर्मली अगर बच्चों का ख्याल रखेंगे तो डिजीज इनको नहीं होगी। इसलिए अर्बन एरियाज में वैक्सीनेशन जो ड्राइव चलाई थी वो काफी स्लो पड़ गई थी। ठीक है, तो इसलिए अर्बन एरियाज को कवर करने के लिए इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 1.0 लॉन्च किया गया। ठीक है, फिर 2019 में हम लोगों ने इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 लॉन्च किया। मिशन इंद्रधनुष 2.0 ये स्पेसिफिकली 272 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया गया था। जिन डिस्ट्रिक्ट्स में इस मिशन को लॉन्च करने के बावजूद भी, मिशन इंद्रधनुष और इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च करने के बावजूद भी लोगों में वैक्सीनेशन जो है हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाए, इसलिए उनको दोबारा से कवर करने के लिए 90% कवरेज हमें अचीव करनी थी टिल 2022 कि भाई 2022 तक, 2019 से लेकर हमें 90% जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करनी है। वैक्सीनेशन प्रोवाइड किनको करनी है, इसमें जो चिल्ड्रन है वो आएंगे, साथ में जो प्रेग्नेंट विमेन है वो आएंगी। ठीक है, तो 2022 तक 90% इम्यूनाइजेशन कवर करना है ऑफ द 272 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो 2022 तक था ये, लेकिन अब 2021 में दोबारा से इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च करने की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो 2022 तक का टारगेट था उसमें जो 2020 साल था वो तो पूरा का पूरा कोरोना लॉकडाउन में निकल गया। उसमें तो कोई भी हम लोग काम ही नहीं कर पाए कि हम वैक्सीन प्रोवाइड करें, है ना, लोगों को बुलाएं। लोगों का तो घर से बाहर निकलना ही मना कर रखा था, तो इसलिए वैक्सीनेशन प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो ड्यू टू कोरोना लॉकडाउन जो वैक्सीनेशन प्रोसेस था वो अच्छे तरीके से हम अचीव नहीं कर पाए। इसलिए ही जो बचे हुए चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट विमेन हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई है अभी तक, काफी सारी 12 डिजीज के अगेंस्ट, उनको हम लोग इस मिशन इंद्रधनुष 3.0 में लॉन्च करवाने की, इस मिशन इंद्रधनुष 3.0 में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक बात है कि भाई ड्यू टू कोरोना लॉकडाउन। चलो ठीक है, एक तो ये है। साथ में इसमें और क्या इंपॉर्टेंट बात है कि इन लोगों ने काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स को, कई डिस्ट्रिक्ट्स को लो रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स में क्लासिफाई किया है, कईयों को मीडियम रिस्क में और कई डिस्ट्रिक्ट्स को हाई रिस्क में। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट लो रिस्क में है, मतलब वहां पर सैनिटेशन जो है अच्छी है और लोगों को डिजीज कम होती हैं, इसलिए जो वैक्सीनेशन है वहां पर अभी कम करने की जरूरत है और ऑलरेडी उन लोगों को वैक्सीनेशन लगी हुई है ना। एक तो वो लो रिस्क वाले डिस्ट्रिक्ट्स, मीडियम रिस्क वाले जहां पर थोड़ा सा और एक्सेलरेट करने की जरूरत है, और हाई रिस्क वो वाले जिनमें बिल्कुल इमीडिएटली हम लोगों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अदरवाइज वहां पर किसी भी एक डिजीज का काफी ज्यादा जो कवरेज है वो बढ़ सकता है, काफी सारे लोगों को वो अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से उन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट्स को भी क्लासिफाई कर रखा है। और साथ में क्यों चलाया गया है, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन के अंडर हम लोग 2022 तक वो 2.0 वाला मिशन, 2.0 वाला टारगेट अचीव नहीं कर पाते थे, इसलिए हम लोगों ने एक नया मिशन जो है वो लॉन्च कर दिया। ठीक है, टारगेट बेनिफिशरीज हम लोगों को पता है कौन कौन है, प्रेग्नेंट विमेन एंड चिल्ड्रन। साथ में हम लोगों ने अभी पूरा एक टाइमलाइन किया है। 1978 में EPI चलाया गया, 1985 में उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने उसके 5 किए। फिर उसकी स्लो डाउन हो गया था कवरेज को, तो उसको एक्सेलरेट करने के लिए हम लोगों ने मिशन इंद्रधनुष चलाया 2015 में। फिर 17 में इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 1.0 चलाया फॉर दी पर्टिकुलर अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज याद रखना, क्योंकि रूरल एरियाज में काफी ज्यादा वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर चुकी थी सरकार।
ठीक है। फिर 2019 में इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 लॉन्च किया गया, जिसमें 2022 तक 90% लोगों को, जो 272 डिस्ट्रिक्ट्स इन लोगों ने निकाले थे, वहां पर वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने का एक मिशन लॉन्च किया गया। और लास्ट में 3.0 अभी न्यूज में है, क्योंकि ड्यू टू कोरोना लॉकडाउन ये अपना हम लोग टारगेट अचीव नहीं कर पाए थे, इसीलिए अब हम लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट को क्लासीफाई किया है रिस्क वाइज, और उसको उसी तरीके से हम लोग वहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव प्रोवाइड करवाएंगे अब। ठीक है, तो ये है अपना न्यूज में रहा था मिशन इंद्रधनुष 3.0 इंटेंसिफाइड वाली कैटेगरी। आप लोगों को इसके नोट्स मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, और वहां से आप जितना भी इसमें जो मैंने चीजें करवाई है वो आपको लिखी मिल जाएगी। थोड़ा सा उससे रिविजन जो है वो ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, वहां से आपने डिजीज जो 12 है वो याद रखनी है। एक तो होमवर्क ये वाला है आपका। ठीक है, साथ में एक बार लिख के देख लेना, क्योंकि लिखने से क्या होगा, आपको डिजीज थोड़े टाइम ज्यादा तक याद रहेगी। क्योंकि जो चीज हम लिख लेते हैं ना, वो पेपर में अगर आती है तो हमें याद रहता है कि हाँ भाई चीज लिखी हुई है कहीं ना कहीं। तो अगर हम श्योर नहीं भी होते हैं ना, तो भी हमें ये होता है कि हाँ बैक ऑफ द माइंड ये चीज हमारे है, और वो चीज हम सही कर देते हैं फिर, और वो थोड़ा सा हमें एज मिल जाता है बाकी लोगों से, क्योंकि हमने वो चीज लिख कर देखी हुई है। तो सिंपल स्लाइड्स में से पढ़ना थोड़ा सा हम कम कर रहे हैं, क्योंकि हमें लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, क्योंकि मेंस में हमें एक्चुअली लिखना है ना। प्रैक्टिस अभी नहीं बनेगी तो फिर मेंस में 3 घंटे 20 क्वेश्चंस लिखने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, मतलब बच्चों का पेपर ही पूरा नहीं होता है। तो उसका ध्यान रखना है आपने, अभी लिखना है आपने हर चीज को, और लिख कर याद करना है। ठीक है, साथ में आप लोग लिखा ही होगा, आई होप, है ना, कि साथ में जो मैं लिख रही हूँ वो भी आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं अपनी कॉपीज में। ठीक है, नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट स्टिल। चलो, तो ये टॉपिक था अपना इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0, न्यूज में रहा था, आर्टिकल्स लिखे गए थे इस पे काफी सारे, अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, तो इसलिए हम लोगों ने कवर किया है इसे। सेकंड करेंगे ड्राफ्ट ऑफ माइग्रेंट पॉलिसी रिलीज बाय नीति आयोग। नीति आयोग ने लॉन्च किया है, तो एक बार हल्का सा पता होना चाहिए जो वर्ड यूज इसमें किए गए हैं उनका बेसिकली मीनिंग क्या है ना। अगर हमने ड्राफ्ट वर्ड यूज किया है तो क्या मीनिंग है कि भाई नीति आयोग ने अभी जस्ट एक ड्राफ्ट निकाला है कि भाई हम ऐसे ऐसे माइग्रेंट्स की पॉलिसी लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ड्राफ्ट है, अभी इस ड्राफ्ट को ये लोग पब्लिक के सामने पेश करेंगे, है ना, अपनी वेबसाइट पे डालेंगे, जिसमें इन लोगों ने काफी ज्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया है कि भाई अगर आपको कुछ लगता है कि ड्राफ्ट में कमी रह गई तो बता दो हमें, हम इसमें चीजें इंक्लूड कर लेंगे। तो ये ड्राफ्ट है, अभी फाइनल नहीं है। फाइनल कब आएगा? फाइनल विल बी बेस्ड ऑन दिस ड्राफ्ट ओनली, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा उसमें, अगर कोई हम अच्छी और रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं तो। ठीक है, तो एक तो ये ड्राफ्ट है अभी, और साथ में नीति आयोग, है ना, पता होना चाहिए नीति आयोग के बारे में थोड़ा बहुत कि भाई 2014 में प्लानिंग कमीशन को 2015 1 जनवरी को प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया था, है ना। और सिंपल याद रखना, नीति आयोग इज द थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट। थिंक टैंक मतलब इसका सिर्फ काम सोचने का है, सोचने के पैसे मिलते हैं इसे। अगर ढंग से सोच नहीं पा रहे हैं तो फिर इन मेंबर्स को ये लोग निकाल देते हैं, मतलब जो एक काम दिया वही नहीं कर पा रहा तो फिर फायदा क्या तुम्हारा, है ना। तो इसका सिंपल एक काम है कि आपको सोचना है कि भाई किसी भी वल्नरेबल सेक्शन को अगर हमें इंप्रूव करना है तो उसके लिए हम क्या क्या स्टेप्स उठाएं। जैसे माइग्रेंट्स की पॉलिसी इन लोगों ने ड्राफ्ट दी है, अभी हम विमेन की बात कर सकते हैं, हम चिल्ड्रन की बात कर सकते हैं, हम जुवेनाइल की बात कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन्स की बात कर सकते हैं, ट्राइबल्स की बात कर सकते हैं, डिसेबल्ड की बात कर सकते हैं। तो उन सब के लिए हर एक वल्नरेबल सेक्शन जिसको फैसिलिटीज अच्छे से प्रोवाइड नहीं की गई सरकार के द्वारा, हम उन लोगों को और अच्छी फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सब बताने का काम किसका है? नीति आयोग का। ठीक बात है, थिंक टैंक है, सोचो और सरकार को बताओ कि भाई और किस तरीके से जो पूरा का पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, पूरी की पूरी जो सोसाइटी है, उसको हम कैसे इंप्रूव करें, है ना। जो ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने रखा है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव भी तो करना है ना। ऑब्जेक्टिव तो हम लोग बहुत रखते हैं बट अचीव कर नहीं पाते हैं, है ना। तो अचीव करने के लिए क्या करना है हमें, ये नीति आयोग बताएगा हमें। ठीक है, तो इस पॉलिसी में देखते हैं कि भाई है क्या। पहली बात तो इस पॉलिसी की नीड क्यों पड़ी, है ना। हमने कोई पॉलिसी बनाई है तो उसकी कुछ ना कुछ जरूरत तो होगी कि भाई ऐसी क्या चीजें हो रही हैं कि माइग्रेंट्स को बहुत ज्यादा फियर है कि उनको उनके राइट्स नहीं मिलेंगे,
उनको उनकी जो वेजेस हैं वो नहीं मिलेंगी, तो कुछ ना कुछ फियर तो उनके दिमाग में होगा जिससे वो अपना पूरा पोटेंशियल पर काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी स्किल की डेवलपमेंट नहीं हो रही है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो रही है। तो सब कुछ ये हो रहा है, इसीलिए एक पॉलिसी की नीड पड़ी है कि हम एक बार हॉलिस्टिक एंड कॉम्प्रिहेंसिवली किसी भी एक सेक्शन की जो इम्प्रूवमेंट है वो कर सके, कि भाई इनको इनके राइट्स इजीली मिल जाए, इनको कहीं और धक्के ना खाने पड़े इतने। ठीक है, तो नीड, अगर हम माइग्रेंट्स की बात करते हैं ना, तो माइग्रेंट्स के केस में हम 2 स्टेट्स की बात करते हैं, जहां से जिन स्टेट से वो आए हैं जिनको हम बोलते हैं सोर्स स्टेट, और जिस स्टेट में वो जाएंगे उसको हम बोलते हैं डेस्टिनेशन स्टेट। ठीक है, माइग्रेंट्स के जाने का मेन रीजन क्या होता है, या तो उनको कोई पुश फैक्टर है फ्रॉम दी सोर्स स्टेट, कि भाई ऐसी चीजें यहां पर ऐसी हैं कि यहां पर अब रहा नहीं जाएगा, यहां से चले जाओ। डिजास्टर कोई आ सकता है, ड्रॉट पड़ सकता है, फ्लड आ सकता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ना होना इज अ पुश फैक्टर। ठीक है, तो सोर्स स्टेट से जाने के लिए कुछ पुश फैक्टर्स होते हैं, और डेस्टिनेशन स्टेट में आने के लिए कुछ पुल फैक्टर्स होते हैं, कि भाई आपको ये चीज खींच रही है कि आप इस जगह पर आओ और इस जगह पर आकर काम करने की कोशिश करो, जिससे आपकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग होगी वो अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, तो पुश फैक्टर में हम लोग बात करते हैं, पुश फैक्टर में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ना होना। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसमें क्या करना चाह रहे हैं पुश और पुल फैक्टर में, कि भाई ऐसी कौन से पुश फैक्टर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं मेनली ये, और अगर पुल फैक्टर्स हैं तो अगर यहाँ पर ये गए हैं तो जाने के बाद भी इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो अगर प्रॉब्लम्स हमें पता है तो उनका सोल्यूशन हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, है ना। जब तक प्रॉब्लम ही ना पता तो सोल्यूशन किस चीज का निकालेंगे। तो सबसे पहला काम होता है कि हमें प्रॉब्लम पता लगाने की भी प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, और सोल्यूशन करने के लिए हमें लोगों को क्या क्या करना चाहिए, वो सब किसने बताया है, अपने नीति आयोग ने। तो प्रॉब्लम हमें पता होंगी तो हम सोल्यूशन इजीली निकाल पाएंगे। पहली प्रॉब्लम है हमारी कि एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सोर्स स्टेट में लोगों को नहीं अवेलेबल है, चाहे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, और चाहे वो सर्विस सेक्टर हो। ठीक है, एग्रीकल्चर में क्यों एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें जो हाई माइग्रेशन स्टेट्स हैं, जो बेसिकली सोर्स स्टेट्स हैं, वो है अपने उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार एंड यूपी एंड वेस्ट बंगाल। मतलब जो अपना ईस्ट कॉरिडोर है पूरा का पूरा, ये यहाँ से काफी ज्यादा जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स दी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र वाले एरिया में। ठीक है, तो इसमें जो ये उड़ीसा, झारखंड वाले स्टेट्स है, एक तो ये ड्रॉट प्रोन रीजन्स है, ज्यादा बारिश नहीं होती है, ज्यादा बारिश नहीं होती है तो जो पूरी की पूरी खेती है उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती, और प्रोडक्टिविटी नहीं है खेती में तो उनको अच्छे प्राइस नहीं मिल पाते क्रॉप्स के। अच्छे प्राइस नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, जो इनकम है उनकी वो भी कम हो जाएगी। अगर इनकम कम है तो पूरा का पूरा जो सोशल स्टेटस है उनका वो लो हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए एग्रीकल्चर में वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है और लोग यहाँ से जाना चाह रहे हैं। दूसरी बात, इंडस्ट्रीज। ये ऐसे स्टेट्स हैं जो बेसिकली माइनिंग वाले स्टेट्स हैं, और माइनिंग काफी ज्यादा होती है इसमें, तो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं क्योंकि, लेकिन ड्यू टू पॉलिटिकल अनविल जो पैसा माइनिंग से आता है सरकार को, वो इन लोगों पर वो लोग नहीं लगा रहे हैं इस टाइम पे। तभी अगर हम कोई भी इंडेक्स उठाकर देखें, चाहे हम लोग इनोवेशन इंडेक्स उठाकर देखें, चाहे हम लोग हेल्थ इंडेक्स उठाकर देखें, चाहे हम लोग वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट इंडेक्स उठाकर देखें, हर इंडेक्स में इन स्टेट्स की रैंकिंग सबसे पीछे होती है। ड्यू टू पॉलिटिकल अनविल जो पैसा माइनिंग से जनरेट हो रहा है वो पैसा इनकी जो इम्प्रूवमेंट है इन पर नहीं लग रहा है। इसीलिए इंडस्ट्रीज होने के बावजूद भी ये लोग यहाँ पर अपना जो जीवन व्यापन है वो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं और इनको माइग्रेट करना पड़ता है। ठीक बात है। और अगर इंडस्ट्रीज हैं भी, इंडस्ट्रीज में अगर इनको एम्प्लॉयमेंट मिल भी रही है तो बहुत लो वेजेस देते हैं ये लोग, क्योंकि लो वेजेस उनको मिलती है जिनकी बार्गेनिंग पावर कम होती है, जिसको यही नहीं पता कि मेरा पोटेंशियल कितना है, मुझे इस काम के कम से कम इतने पैसे मिलने चाहिए, जिसको ये अवेयरनेस ही नहीं है, उसको जो एम्प्लॉयर है इंडस्ट्री वाला कितने पैसे देते हैं उसके लिए वो ज्यादा ही होते हैं। ठीक है, लेकिन वो ज्यादा नहीं होते हैं क्योंकि उनका जो पूरा घर का खर्च है, जो और अदर बेसिक नीड्स हैं वो उनकी पूरी नहीं हो पाती। इसलिए इंडस्ट्रीज में भी हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर लोग माइग्रेट करने के हक में है। थर्ड, सर्विस सेक्टर।
सर्विस सेक्टर क्या है मेनली, जहां पर आपकी एजुकेशन ज्यादा होगी तभी आपको किसी स्किल तभी आप में कोई स्किल डेवलप होगी, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। लेकिन यहाँ पर एजुकेशन लेवल इतना ज्यादा नहीं है कि यहाँ के लोगों में कुछ स्किल हो, इनको सर्विस सेक्टर में काम मिले, है ना। तो ये तीनों ही सेक्टर इन स्टेट्स में काफी ज्यादा लोअर कैटेगरी में होते हैं, इसीलिए यहाँ के लोग जो है माइग्रेट करने में बिलीव करते हैं। ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सेकंड प्रॉब्लम है एजुकेशन का ना होना, कि भाई अगर एजुकेशन ही हो तो लोगों में स्किल आएगी तो वो अपना कोई खुद का नया बिजनेस शुरू कर पाएंगे, तो जितने भी और लोग सोसाइटी में हैं उनको वो काम देंगे, है ना। एजुकेशन का बेसिक पर्पस यही है, लोगों को जॉब्स देना। लेकिन एजुकेशन भी लेवल जब अच्छा नहीं होता है तब भी इन लोगों को अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए किसी और एरिया में माइग्रेट करना पड़ता है। ठीक बात है। सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो ये है कि जितने भी गवर्नमेंट प्रोग्राम जैसे मनरेगा हो गया, है ना। अगर हम ये देखें कि जो मनरेगा का बेसिक काम क्या था कि भाई लोगों को माइग्रेट ना करना पड़े, जिस एरिया में वो रहते हैं उनको वही एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, ये बेसिक मकसद था मनरेगा का। लेकिन जब मनरेगा भी उन एरियाज में ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है तब यहाँ के लोगों के पास कोई चॉइस नहीं बचती है, इनको फोर्सफुली उस एरिया से माइग्रेट करके किसी और जगह पर जाना ही पड़ता है। ठीक है, तो मनरेगा और अदर जो अपने गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं उनकी ड्यू टू लैक ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है। तो ये कुछ आप कह लो कि प्रॉब्लम्स हैं जो सोर्स स्टेट में ये लोग फेस करते हैं, और ये प्रॉब्लम्स हैं तो इसके रिगार्डिंग ही सोल्यूशन दिया है नीति आयोग ने। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो ड्राफ्ट में यही कहा है नीति आयोग ने कि भाई आप माइग्रेशन को रोको का मतलब ये नहीं कि लोगों को जाने से रोको, आप डिस्ट्रेस माइग्रेशन रोको। जो फोर्स्ड माइग्रेशन है ना कि ऑप्शन नहीं बचा किसी पर्सन के पास, उस चीज को आप रोको। और अगर वो नॉर्मली माइग्रेट करना चाहता है तो ही और शी इज मोस्ट वेलकम, बट अगर डिस्ट्रेस माइग्रेशन है तो वो रोको, और जिस एरिया में वो लोग रहते हैं उनको वहीं पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाओ, और ताकि इस तरीके से लोगों को अपनी जो जमीन है, जो अपना घर है, वो छोड़कर किसी और एरिया में पैसे कमाने के लिए ना जाना पड़े, उनको वहीं पर चीजें प्रोवाइड करवा दो। तो ड्राफ्ट में इस तरीके से नीति आयोग ने बात की है। तो ये सोर्स स्टेट के हैं। अगर ये किसी जगह पर आते हैं तब क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं ये लोग माइग्रेंट्स। सबसे पहली बात तो जो एडिशनल डिमांड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस स्टेट में ये गए हैं, है ना, माइग्रेट करके, तो वहां की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पूरी स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये इन लोगों को जो सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करें। लेकिन कई बार क्या है, वो स्टेट्स में इतने पैसे नहीं होते हैं कि भाई वो इनकी सुविधाओं को भी देखें। तो इस केस में होता क्या है, ये लोग कहाँ पे रहने के लिए मजबूर होते हैं, स्लम्स में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं ये। तो ड्यू टू इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाउसिंग स्कीम ऑफ द डेस्टिनेशन स्टेट, द स्लम्स आर गेटिंग डेवलप्ड इन द पेरिफेरी ऑफ द सिटी। ठीक बात है। तो जहां पर स्लम्स बन गए तो वहां पर क्या होगा, ना तो वाटर की फैसिलिटीज होंगी, ना हाइजीन होगा, ना सैनिटेशन होगा, ना प्रॉपर और मैकेनिज्म्स होंगे, और एक्सप्लॉयटेशन होगा वहां पर, है ना। तो इन सब चीजों से क्या है, जिस चीज से ये बचते हुए इस स्टेट में आए थे वही परेशानी दोबारा से झेलनी पड़ रही है इन्हें। ठीक बात है। तो ये परेशानियां यहाँ पर हैं। दूसरा और क्या फेस करते हैं ये, दूसरा फेस करते हैं ये पॉलिटिकल एक्सक्लूजन। पॉलिटिकल एक्सक्लूजन का मतलब है कि जो इनका राइट टू वोट है वो तो उसी स्टेट में जहां से ये आए हैं, है ना, वहीं पर इनका पूरा एनरोलमेंट है, उसी रजिस्टर में इलेक्टोरल रोल में इनका नाम है, इस स्टेट में तो नहीं है। तो जब इस स्टेट में उनका इलेक्टोरल रोल में नाम ही नहीं है तो ये वोट नहीं कर पाएंगे तो ये अपने लिए मन चाहे रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज नहीं कर पाएंगे। जब रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज नहीं कर पाएंगे तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स किसी भी पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में जाकर इनकी प्रॉब्लम्स को नहीं बता पाएंगे लोगों को, है ना। तो अल्टीमेटली इनको क्या होता है कि भाई हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में जिसको हम अपनी बात बता सकें। ठीक बात है। तो इनको पॉलिटिकल एक्सक्लूजन भी फेस करना पड़ता है। थर्ड है
जब ये किसी एरिया में जाते हैं, किसी इंडस्ट्रीज में जाते हैं काम करने के लिए, तो जो ट्रेड यूनियंस होती हैं वो नॉर्मली हर एक पूरे जितने भी इंडस्ट्रीज में लोग काम कर रहे होते हैं वो बेसिकली उसके मेंबर्स होते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी यूनियन नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ माइग्रेंट वर्कर्स ही इंक्लूड हों, क्योंकि डिमांड्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द डिमांड्स ऑफ अदर पर्सन्स ऑफ द ट्रेड यूनियन, क्योंकि वो आए किसी और स्टेट से है ना, वो किसी और माइंडसेट से आए हैं, है ना, तो उनकी प्रॉब्लम्स अलग हो सकती हैं जो पहले से उसी स्टेट में काम कर रहे हैं। तो मिसिंग यूनियनाइजेशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स इज ऑल्सो एन इशू विच दे फेस इन द डेस्टिनेशन स्टेट्स। ठीक बात है। अपना पॉलिटिकल एग्जाम्पल हो गया, एक इकोनॉमिकल एग्जाम्पल हो गया, साथ में एक स्टेट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए नीति आयोग ने अपनी पॉलिसी निकाली है, जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। प्रॉब्लम सभी को क्लियर है आई गेस? ठीक है, एक बार देख लेना कि भाई कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिसी की। अब प्रॉब्लम देख ली तो सोल्यूशन भी देखना है ना। 1 मिनट के लिए आप सोचो कि आप नीति आयोग के मेंबर हो, है ना, आपको प्रॉब्लम पता लग गई है, तो आप अपनी तरफ से क्या सॉल्यूशन दोगे, इस तरीके से हमें पढ़ना है इसे। ठीक है, हम इसको 6 कैटेगरीज में पढ़ेंगे और उस तरीके से इसके पॉइंट्स याद रखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट है अप्रोच, कि भाई नीति आयोग ने इनकी पार्टिसिपेशन, इनकी इंप्रूवमेंट करने के लिए कौन सी अप्रोच का यूज किया है। देखो, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ अप्रोच। वन अप्रोच इज हैंड आउट अप्रोच and one approach is right based approach. हैंड आउट अप्रोच में क्या होता है कि भाई हम लोगों ने जो माइग्रेंट्स हैं उनको पैसे नहीं है अगर उनके पास, तो उनको हम लोगों ने कैश ट्रांसफर कर दिया कि भाई आपके हर महीने अकाउंट में 2000 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, तो कैश ट्रांसफर कर दिया। हमने आपको रिजर्वेशंस दे दी कि भाई अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको यहाँ पर काम मिल जाएगा। ठीक है, एजुकेशन में रिजर्वेशन है, स्कूल्स में जाओगे तो आपको 25% जो सीट्स हैं आपके बच्चों के लिए हम लोगों ने रिजर्व कर दी है। एक तो ये है। तीसरा हो सकता है कि इनको हम लोगों ने स्पेशल कोटा दे दिया कि भाई आपको हम खाने के जो चावल है वो 3 रुपीज पर केजी देंगे, जो वीट है वो 2 रुपीज पर केजी देंगे, है ना। जो हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है NFSA 2013 में यही प्रोविजंस हैं। तो ये सब चीजें आती है हैंड आउट अप्रोच में। इस अप्रोच में देखो प्रॉब्लम क्या नजर आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि सिंपल अगर हम इनको कैश ट्रांसफर करते हैं तो ये सिंपल डिपेंडेंट है ऑन गवर्नमेंट टू गेट द कैश। इनमें खुद का कोई पोटेंशियल हम लोगों ने जनरेट नहीं करवाया है जिससे ये खुद काम ढूंढे और काम शुरू करके और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे। ऐसा कोई हम लोगों ने प्रोविजन नहीं इसमें देखा। तो इस हैंड आउट अप्रोच की सबसे बेसिक प्रॉब्लम यही है कि हम लोग इन लोगों को इनएक्टिव बना रहे हैं और खास करके डिपेंडेंट बना रहे हैं ऑन द कैश विच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दो स्टेट्स। क्लियर? तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट क्या है, राइट बेस्ड अप्रोच। राइट बेस्ड अप्रोच का सबसे पहला जो प्रोविजन है दैट इज द कैपेसिटी एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, कि आप उसको काम करना सिखाओ, उसमें कैपेसिटी बिल्ड करो, उसमें स्किल डेवलप करो, तब जाके वो अपना काम जो है वो ढंग से कर पाएगा एक्चुअली। ठीक है, देयर इज अ चाइनीज प्रोवर्ब जिसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर कि इफ यू गिव अ पुअर मैन अ फिश यू फीड हिम फॉर अ डे, बट इफ यू टीच हिम हाउ टू फिश यू फीड हिम फॉर द लाइफ टाइम। अगर आपने उसको एक बार फिश कैच करना सिखा दिया तो उसको आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से फिश को कैच करने में। उसको पता लग गया कि भाई ये काम ऐसे होता है, अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हम लोग बात कर सकते हैं कि भाई जो पहले वाली अप्रोच है हैंड आउट अप्रोच, सिंपल कैश ट्रांसफर करने वाली, वहां पर लोगों में एक तो ना मोटिवेशन जनरेट कर पा रहे हैं हम लोग काम करने की, है ना, कि कोई मोटिवेशन तो हो ना, सुबह उठ के करना क्या है, करना ही नहीं तो फिर तो डिप्रेशन आएगा दिमाग में। होता है नॉर्मली, जब किसी के पास काम करने के लिए नहीं होता है तो फिर अल्टीमेटली डिप्रेशन का शिकार होता है वो बंदा। लेकिन दूसरा क्या है, राइट बेस्ड अप्रोच, जिसमें आपने उन लोगों के पोटेंशियल को निखारा है। अगर कोई माइग्रेंट जो है काफी अच्छा काम करना जानता है हैंडलूम सेक्टर में, काफी अच्छा काम करना जानता है किसी और प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिशियन या किसी भी ऐसी फील्ड में, तो हम लोगों ने क्या करना है, उनकी और उन स्किल्स को निखारना है और उनको एक सर्टिफिकेट देना है कि भाई हाँ ये सर्टिफिकेट है, आप इस सर्टिफिकेट को कहीं और लेकर जाओगे तो आपको इजीली काम मिल जाएगा।
तो आपकी स्किल डेवलप हम लोगों ने करवा दी। तो ये राइट बेस्ड अप्रोच है। तो इस पॉलिसी में हम लोगों ने फोकस किस पे किया है? राइट बेस्ड अप्रोच पर, कि भाई जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लोगों को हम मोटिवेट कर सके काम करने के लिए। क्लियर? तो एक तो अप्रोच की हमने बात करी। सेकंड, स्टेम माइग्रेशन, मतलब माइग्रेशन को रोको। माइग्रेशन को रोको मतलब डिस्ट्रेस माइग्रेशन को रोको, मेनली फोर्स्ड माइग्रेशन को रोको। ठीक है, अभी मतलब पॉलिसी ने ये तो बताया है कि माइग्रेशन करना इज गुड। अगर कोई बंदा माइग्रेट करना चाहता है तो ही और शी इज मोस्ट वेलकम टू डू द माइग्रेशन। बट और दूसरी बात ये भी है कि माइग्रेशन जब होता है तो इसका ये मतलब है कि हम लोग अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों को माइग्रेशन करना है अगर, इसका मतलब उस एरिया में ज़्यादा इंडस्ट्रीज लग रही हैं। तो माइग्रेशन इज एन एविडेंस कि भाई हमारे देश में एग्रीकल्चर से हम इंडस्ट्री से सर्विस सेक्टर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पॉलिसी में यह बताया गया है कि हमें माइग्रेशन को एक तो कम से कम होना है, डिस्ट्रेस माइग्रेशन को कम से कम करना है, फोर्स्ड माइग्रेशन को कम से कम करना है ना। और अगर माइग्रेशन को रोकना है, रोक दिया तो फिर और क्या करेंगे वो लोग? माइग्रेट तो कर नहीं पा रहे। तो उसके लिए क्या करना है, जहां पर वो लोग रहते हैं, जो सोर्स स्टेट है, वहीं पर ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो, ताकि उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ लाइवलीहुड इंप्रूव करने के लिए किसी और जगह पर ना जाना पड़े, है ना। अगर सिर्फ आप पैसे कमाने के लिए किसी जगह पर जा रहे हो तो पीछे देखो ना कितना ज्यादा आप स्ट्रेस छोड़कर जा रहे हो। एक तो विदाउट फैमिली, अगर कोई पर्सन फैमिली के साथ नहीं रहता है तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है ना। कोई एक इमोशनल डिस्टर्बेंस अगर होती है तो कोई भी सपोर्ट करने के लिए नहीं होता है, नए शहर में तो खास करके। ठीक है, तो फैमिली नहीं है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। साथ में अगर आप एग्रीकल्चर में काम करते थे स्टेट में और इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए किसी और स्टेट में चले गए तो पीछे कौन रह गया? पीछे रहेगी बेसिकली फीमेल्स, विमेन और एल्डरली और चिल्ड्रन। एल्डरली और चिल्ड्रन तो एग्रीकल्चर में काम कर नहीं पाएंगे, तो अल्टीमेटली एग्रीकल्चर में काम कौन करना शुरू कर देगा? फीमेल्स। तो जो सोर्स स्टेट जहां से पर्सन गया है वहां पर अल्टीमेटली हो क्या रहा है? वी कॉल इट अ फिनोमिना फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। Feminization of agriculture means the amount, the number of women in the occupation of agriculture is increasing day by day. ठीक है, और वो क्यों इंक्रीज हो रही है? बिकॉज जो पीपल हैं पहले एग्रीकल्चर में जो काम करते थे, अब वो कहाँ माइग्रेट कर गए? दूसरी इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए माइग्रेट कर गए। फिर ठीक है, तो इस तरीके से माइग्रेशन अगर होती है तो ये सब प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है ऑन द माइंड ऑफ माइग्रेंट एज वेल एज द फैमिली ऑफ द माइग्रेंट। क्लियर? ओके, चलो। तो एक तो माइग्रेशन को रोकना है और खास करके जो है ट्राइबल्स की माइग्रेशन को रोकना है, क्योंकि मेनली हम ये देखते हैं कि ट्राइबल्स आर मेनली इन द कैटेगरी ऑफ माइग्रेंट्स, क्योंकि ट्राइबल एरिया, रिमोट एरियाज होते ही ऐसे हैं जहां पर जो बेसिक नीड्स हैं, चाहे हम वाटर की बात करें, चाहे हम हेल्थ की बात करें, चाहे हम सैनिटेशन की बात करें, है ना, तो इस एरिया में क्या होते हैं, काफी ज्यादा ये लो अमाउंट में होती है। इसीलिए यहाँ के लोग प्रेफर क्या करते हैं? माइग्रेट करना प्रेफर कर जाते हैं लोग। ठीक है, तो ट्राइबल्स को रोकना है जाने से। ट्राइबल्स को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा कि भाई देयर वाज अ स्कीम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द माइनर फूड प्रोड्यूस, MSP फॉर MFP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब है जैसे ये पत्तियां होती हैं पेड़ों की, जो बैम्बू लीव्स होती हैं और फ्रूट्स होते हैं, या फिर और कोई भी टिम्बर है जैसे, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आती हैं। तो जो ट्राइबल इन चीज़ों को कलेक्ट करता है तो सरकार की जिम्मेदारी है उसमें कि वो उन चीज़ों के लिए इसको कम से कम MSP पे तो खरीदेगी ही खरीदेगी। तो MSP से होता क्या है, इनको एक सिक्योरिटी, एक इंश्योरेंस मिल जाती है कि भाई अगर मैं इतने ये प्रोडक्ट लेकर जाऊंगा तो मुझे इसका दाम मिलेगा ही मिलेगा। तो उस चक्कर में क्या होता है, ट्राइबल उसी एरिया में रहता है, वहीं पर काम करता है और अल्टीमेटली माइग्रेट नहीं करता है। तो ऐसी स्कीम्स भी गवर्नमेंट ने चलाई हैं कि इनको और अच्छे से और इम्प्लीमेंट करो ताकि और ज्यादा हमें रिजल्ट देखने को मिल जाए। फाइन, ठीक है, तो माइग्रेशन को रोकना है, ट्राइबल्स की माइग्रेशन को रोकना है।
सोर्स स्टेट में जो प्रॉब्लम्स है उनको वहीं पर खत्म कर देना है, और साथ में जो डेस्टिनेशन स्टेट है जहां पर और ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने वाला था ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम द सोर्स स्टेट, वो भी रुक जाएगा, है ना। क्योंकि हम जब देखते हैं कि कोई पर्सन किसी जगह पर माइग्रेट किया है तो उससे उस स्टेट की जो डेमोग्राफी होती है उसमें भी चेंजेस आते हैं, उसके कल्चर में चेंजेस आते हैं। तो कल्चर में चेंज ना आए तो इसीलिए कभी कभी ये जो पर्सन है आने वाले माइग्रेंट्स को थोड़ा सा दूर रखते हैं अपने से। इस वजह से होता क्या है, कल्चरल एक्सक्लूजन फेस करने को मिलता है माइग्रेंट्स को। और कल्चरल एक्सक्लूजन का मतलब है ये मेनली अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को, अपने और कस्टम्स, अपने रिचुअल्स को फॉलो और प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, आपको आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करना पड़ता है कि भाई व्हाट इज माय आइडेंटिटी, है ना, मेरा वजूद क्या है। जब मैं अपना जो भी जिस चीज को मैं मानता हूं उसको मैं अगर प्रमोट या फॉलो ही नहीं कर पा रही तो फिर फायदा क्या, है ना। चलो, तो हम बात करते हैं कि जिस स्टेट में वो जाएं, अगर जा भी रहे हैं तो देयर शुड बी अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल टॉलरेंस। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, कभी कभी हम बात करते हैं कि टॉलरेंस की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने रिलीजियस की बात करी तो उसकी बात कर लेते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिलीजियस एक्सेप्टेंस एंड रिलीजियस टॉलरेंस। टॉलरेट आप किसी चीज को कब तक कर लोगे, है ना। टॉलरेट का मतलब तो ये है कि आपको झेलना पड़ रहा है, आप चाह नहीं रहे लेकिन फिर भी झेलना पड़ रहा है कि माइग्रेंट आ गया है, उसका कल्चर वो प्रमोट कर रहा है, तो आप उसको कुछ कह नहीं रहे लेकिन मन ही मन क्या हो रहा है कि यार ये क्यों है यहाँ पे। तो ये दिमाग में फीलिंग आती है टॉलरेंस वाली चीज में। अगर हम उसी जगह पर बात करें रिलीजियस एक्सेप्टेंस की, इसका मतलब होता है आपने माइग्रेंट को अपने साथ इंटीग्रेट कर लिया है, असिमिलेट कर लिया है और अपने साथ एक्सेप्ट कर लिया है। तो दैट इज अ पॉजिटिव अप्रोच एज कंपेयर टू रिलीजियस टॉलरेंस। ठीक है। तो अगर हम टॉलरेंस की बात करते हैं तो वो इनएक्टिव है, थोड़ा सा ये है कि फोर्सफुली करना पड़ रहा है क्योंकि नहीं तो जेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट है। तो एक्सेप्टेंस यहाँ पर ये है कि आपकी एजुकेशन ऐसी है, आपकी वैल्यू सिस्टम ऐसा है जहां पर आप लोगों को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हो। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस को प्रमोट करना है, मैं टॉलरेंस को प्रमोट नहीं करना है। चलो, सेकंड ये था। थर्ड ये है कि हमें गवर्नेंस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर जैसे इसकी एक जो नोडल मिनिस्ट्री है जो पूरा का पूरा काम देखेगी वो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मोल। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है इसकी नोडल मिनिस्ट्री है जो पूरी की पूरी इस पॉलिसी में जो काम दिए जाएंगे उनको इम्प्लीमेंट करेगी वो। साथ में इसमें बात की गई है कि यहाँ पर ये लोग स्पेशल यूनिट्स बनाएंगे। स्पेशल यूनिट्स जैसे कि भाई माइग्रेशन रिसोर्स सेंटर्स कुछ होते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में, माइग्रेशन रिसोर्स सेंटर इन दी हाई माइग्रेशन जोन्स। जैसे कुछ जोन्स होते हैं कि बहुत हाई माइग्रेशन होती है वहां पर, जैसे अगर हम सोर्स की बात करें तो उसमें हमने झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इनकी बात की है, और डेस्टिनेशन की बात करें तो हम पंजाब, हरियाणा और उसकी महाराष्ट्र की बात करते हैं। ठीक है, तो उन स्टेट्स में हमें क्या करना है, माइग्रेशन के रिगार्डिंग रिसोर्स सेंटर्स बनाने हैं, सॉरी सेंटर्स है ये, माइग्रेशन रिसोर्स सेंटर्स बनाने हैं। साथ में हमें क्या करना है, नेशनल लेबर हेल्पलाइन की हेल्प लेनी है, एक बनानी पड़ेगी, पहले तो अभी कोई भी नहीं है। तो एक नेशनल लेबर हेल्पलाइन होगी जो स्पेसिफिकली किसके लिए होगी, जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए होगी, ताकि जो इनके इश्यूज हैं वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो सके, पेंडिंग ना रहे काफी टाइम तक। ठीक है, तो एक तो ये काम करेंगे। तो ये जो सारे काम हैं, साथ में जितने भी स्टेट्स हैं, जिन स्टेट से माइग्रेंट्स आए हैं और जिन स्टेट्स में माइग्रेंट्स गए हैं, उन सभी के जो ऑफिसर्स हैं, लेबर ऑफिसर्स जो हैं, उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो सके, है ना। कोऑर्डिनेशन मेंटेन होगा तभी तो एक हार्मनी बनी रहेगी दोनों स्टेट्स में, ताकि अगर कोई सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट, कोई स्कीम सोर्स स्टेट ने चलाई है जहां से वो पर्सन माइग्रेट किया गया है, तो वहां डेस्टिनेशन स्टेट पर भी वो उसको वही स्कीम का बेनिफिट मिले। इस तरीके से कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। ठीक है, तो ये स्पेशल यूनिट्स बनाएगा, इस ड्राफ्ट पॉलिसी के अंदर स्पेशल यूनिट बनाने का प्रोविजन रखा गया है कि भाई जो क्या मॉनिटर करेगा, क्या रेगुलेट करेगा, माइग्रेशन रिसोर्स सेंटर्स जो भी हाई माइग्रेशन जोन्स में है, साथ में नेशनल लेबर हेल्पलाइन की
कि पहले तो ये बनाएंगे और साथ में इनके इश्यूज को वो जल्दी सॉल्व कर देंगे। और लास्ट में क्या है कि हर एक स्टेट जहां जहां से माइग्रेंट होता हुआ आया है, जैसे वन इज अ सोर्स स्टेट, एक डेस्टिनेशन, साथ में कुछ और स्टेट्स भी तो होते हैं जहां से वो गुजरता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग माइग्रेशन कॉरिडोर। यहां से लेकर यहां तक इज द पार्ट ऑफ माइग्रेशन कॉरिडोर। ठीक है, तो इन सभी स्टेट्स में जो भी लेबर ऑफिसर्स हैं उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है हमें, ताकि इन माइग्रेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, इनकी जो इश्यूज हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। ठीक बात है। तो ये है अपना थर्ड कि भाई हमें गवर्नेंस स्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है, नोडल मिनिस्ट्री को पावर्स देनी है और एक स्पेशल यूनिट बनानी है जो ये काम करेगी। ठीक है, चलो फोर्थ देखते हैं हम लोग, इशू विद एग्जिस्टिंग लॉ। इशू विद द एग्जिस्टिंग लॉ, पहले तो पता होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग लॉ है क्या, फिर उसमें इश्यूज क्या हैं और उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, ये पॉलिसी ने बताया है। अभी जो लॉ है वो है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट 1979। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट 1979, ये अभी जो लॉ है ये काम करता है। इस लॉ के अंडर होता क्या है, एक तो सबसे पहली बात जो एक्सप्लॉयटेशन है बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स, उसको हटाया जाता है। एक्सप्लॉयटेशन बाय कॉन्ट्रैक्टर इज अ पनिशेबल ऑफेंस, पहली बात। सेकंड, जो इनको वेजेस मिलेंगी दे शुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। जितनी वेजेस बाकी लोगों को मिलती हैं जो स्टेट में रहते हैं, उतनी ही वेजेस उनको मिलेंगी जो किसी और स्टेट से आए हैं। ना तो जेंडर पे गैप होगा, मतलब जो पे मेल मेंबर्स को मिलती है वही पे फीमेल मेंबर्स को मिलेगी। तो हर एक किसी पर्सन का ये राइट है कि उसको नॉन डिस्क्रिमिनेटरी वेजेस मिले। ठीक है, एक तो ये है। साथ में और क्या है कि भाई जितने भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नॉर्मल मेंबर्स को मिलेंगे वो बेनिफिट्स इन लोगों को भी दिए जाएंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इनके साथ। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये थोड़ा बेसिक पॉइंट है, जब हम बेसिक क्लासेस करेंगे तब और डिटेल में करेंगे इसको। ठीक है, बट अभी के लिए इतना बता रही हूँ कि एक तो ये एक्ट है अभी एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा की गई एक्सप्लॉयटेशन को रोका जाता है, पनिशेबल ऑफेंस है वो। साथ में जो वेजेस होती हैं उनको वो इक्वल अमाउंट में मिलनी चाहिए जो किसी और को मिल रही है। साथ में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी इनको सारे वही दिए जाएं जो बाकी लोगों को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये है एक्ट। बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो माइग्रेंट है, जो वर्ड माइग्रेंट यूज किया गया है उसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि सिर्फ वही माइग्रेंट वर्कर जो किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आया है उसको ही ये सिर्फ राइट्स मिलेंगे सारे के सारे। जो माइग्रेंट इंडिपेंडेंटली अपनी मर्जी से अपनी सुविधा के अनुसार उसने माइग्रेट किया है वो इस एक्ट के अंदर माइग्रेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है। ठीक बात है, तो इशू यही है कि भाई नॉन इंक्लूजन of independent migrant in the definition of migrants in the act। ठीक है, तो ये इशू है। तो अब नीति आयोग ने कहा क्या है कि भाई ये जो लॉ है इसको आप अमेंड करो। इसकी जो अमेंडमेंट है दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी, क्योंकि जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होगा तब तक जो आगे माइग्रेंट्स के हक में हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन को अमेंड करो और साथ में कुछ और प्रोविजंस भी ऐड करो जिससे कि उनके जो इश्यूज हैं, जो नॉर्मल इश्यूज भी है ना, वो भी कवर हो सके, है ना, जैसे मारपीट का या फिर कोई और भी। तो स्पेसिफिक माइग्रेंट के रिगार्डिंग वो एक्ट हो, वो ऐसा कोई एक्ट बनाओ हॉलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव जिसमें सारे इश्यूज कवर हो। ठीक है, तो ये सब बात इस फोर्थ में हमने बात करी कि इश्यूज विद द एग्जिस्टिंग लॉ है क्या, उसके प्रोविजंस क्या हैं, उसमें दिक्कत क्या है और अल्टीमेटली उसने नीति आयोग ने कहा क्या है इसके बारे में। ठीक है, चलो फिफ्थ हम बात करते हैं एक्सप्लॉयटेशन को रोकना, एक्सप्लॉयटेशन की प्रिवेंशन। ठीक है, प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन क्या कैसे कर सकते हैं कि अभी जो रिसेंटली काम करती है लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री माइग्रेंट्स के हक में,
वो सिंपल सिंपल किस मोड में काम कर रही है अभी कि भाई हमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना है मेनली। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमें पता बहुत ज्यादा होती है, खास करके इन केस ऑफ माइग्रेंट्स, क्योंकि एक तो पैसे कम होते हैं, है ना, और पैसे कम जब होते हैं तो उनके पास ये ऑप्शन रखा जाता है कि भाई अगर आप अपने चिल्ड्रन को सेल करोगे तो आपको बहुत अच्छे पैसे हम लोग देंगे। तो इस वजह से जो माइग्रेंट की इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी है उसका जो फायदा है वो ये मिडलमैन उठाते हैं, और खास करके तब इनकी एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलती है। ठीक बात है। तो इनका अभी काम बेसिकली होता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हम रोकें, लेकिन इसके अलावा भी उनके और बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनको हमें कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने ये कहा है कि आपका ये जो मोड है जिसमें आप स्पेसिफिकली सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने का काम करते हो, उस मोड को आपको चेंज करना चाहिए। यू शुड चेंज द मोड ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन। साथ में जो अदर इश्यूज हैं माइग्रेंट्स के, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश आप लोगों को करनी चाहिए। अदर इश्यूज शुड बी सॉल्व्ड इन एन इफेक्टिव मैनर एंड इन अ वेरी स्पीडी मैनर एज वेल। उनको जो जुडिशरी वाले लॉज हैं वो भी समझाओ उनको। जो आप कह लो कि काफ़ी सारे जो अगर किसी पे केस चल रहा है तो उनको फ्री एडवाइस जो है लॉयर्स वो दे सकें, उनके कोई पैसे ना लगें, कम से कम हैरेसमेंट हो। तो ये सब चीज़ें जो है अदर इश्यूज जो भी हैं माइग्रेंट्स के, उनको भी सॉल्व करो। सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने से काम नहीं चलेगा। तो माइग्रेंट्स के और इश्यूज भी हैं, उनको भी तो देखो, उनको भी तो टैकल करने की काम करना चाहिए ना हमें। तो ये सब अगर करना है तो हम क्या कर सकते हैं। साथ में एक और इशू जो है वो ये है कि हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है ना, लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायत हो गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो इस चीज में इनके पास एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है कम, स्टाफ कैपेसिटी कम है। इस वजह से जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा वो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ कैपेसिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इन द लोकल गवर्नमेंट्स। इसीलिए इन लोगों को, माइग्रेंट्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए कौन आता है फिर बीच में? मिडलमैन ना, जिनकी हम कॉन्ट्रैक्टर की बात करते हैं। तो ये मिडलमैन आते हैं क्योंकि जो सरकार है जिसका काम था काम प्रोवाइड करना उनको, वो तो किया नहीं उन्होंने। तो इसकी जगह पर किसने वैक्यूम फिल किया? मिडलमैन ने। तो अब मिडलमैन क्या करेगा? उसका तो बेसिक काम है कि पैसे कमाना। तो पैसे कैसे कमाएगा कि भाई जो मैंने आपको काम दिलवाया है, आपको हर दिन के 200 रुपये मिलते हैं, लेकिन मैंने आपको काम दिलाया तो मुझे मेरी कमीशन दो, तो 100 रुपये मेरे, 100 रुपये आपके। ठीक है, तो सिर्फ 200 रुपये ही मिल रहे थे, साथ में 100 उसने अपने आपस में बांट लिए। तो इस वजह से क्या होता है, जो एक्सप्लोटेशन है माइग्रेंट्स की वो और ज़्यादा होती है, क्योंकि मिडलमैन जो है थ्राइव कर रहे हैं अभी रिसेंटली काम दिलवाने में। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, एक्सप्लोटेशन ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ को भी रोकने के लिए नीति आयोग ने कहा है कि कुछ स्टेप्स उठाओ ताकि जो लोकल गवर्नमेंट है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, वो हमेशा अवेलेबल रहे लोगों की हेल्प करने के लिए। ठीक बात है, एक तो ये है। तो ऊपर से सारी पॉलिसी यही है कि हमें एक्सप्लोटेशन रोकना है, हमें एग्जिस्टिंग लॉ को अमेंड करना है, हमें गवर्नेंस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, हमें माइग्रेशन को रोकना है, डिस्ट्रेस माइग्रेशन को रोकना है, और हमें जो अप्रोच है वो राइट बेस्ड अप्रोच लगानी है। तो ये सारी एक तरीके से थोड़ा सा ओवरऑल एक ऑब्जेक्टिव है इस पॉलिसी का। आई थिंक समझ आया होगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। साथ में एक और चीज़ है, आई थिंक मैं भूल रही हूँ, डेटा। राइट, डेटा 6th पॉइंट वही था, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा। देखो, जब तक हमें ये नहीं पता कि भाई कितने परसेंट स्टेट में आए हैं, कितने परसेंट स्टेट से गए हैं, तब तक हम लोगों को माइग्रेंट की जो पॉलिसी बना रहे हैं उसमें एफिशिएंसी नहीं लेकर आ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है हमें डेटा की जरूरत है। डेटा एक बार आ गया, डेटा कौन प्रोवाइड करेगा हमें? NSSO प्रोवाइड कर सकता है, नेशनल स्टैटिक सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक तो ये प्रोवाइड कर सकता है। साथ में जो हमारा सेंसस होता है हर 10 साल बाद, डिकेडल, वो प्रोवाइड करता है माइग्रेंट्स का। तो नीति आयोग ने ये कहा है कि भाई जितने भी ये सेंसस में डेटा आता है वो तो हर 10 साल बाद आता है, और 10 साल इज अ वेरी बिग गैप कि जिसके दौरान काफी ज्यादा जो चीजें हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो नीति आयोग ने कहा है कि भाई सेंसस का डेटा की बजाय NSSO हर साल डेटा निकाले। और जो सेंसस वाला है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, RGI, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये भी
पर ईयर के हिसाब से डेटा रिलीज करे, ताकि स्टेट गवर्नमेंट को ये पता हो कि भाई आपके स्टेट से अगर लोग जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं एक्चुअली, है ना। जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आप पॉलिसी को दोबारा से अमेंड नहीं करोगे। तो अगर आपको ये लगता है कि भाई आपके स्टेट से काफ़ी लोग माइग्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी गवर्नमेंट ने अच्छा काम नहीं किया है, आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए आपको और अच्छे से चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। और इसके लिए हमें क्या चाहिए? डेटा चाहिए। ठीक है, तो सेंसस भी हर साल रिलीज करे डेटा, और साथ में जो NSSO है वो भी एक सेपरेट सर्वे माइग्रेशन पर रिलीज करे हर साल। अब डेटा का करेंगे क्या? एक तो पॉलिसी को ढंग से इंप्लीमेंट करवाने के लिए यूज हो सकता है डेटा, ठीक बात है। सेकंड, अगर हम डेटा के बाद डेटा को हम लोग पंचायत के थ्रू प्रोलिफरेट करें, पंचायत में बांट दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे उसमें, तो वो क्या कर सकते हैं, है ना। क्योंकि पंचायत एक तो लोकल गवर्नमेंट लेवल पर काम कर रही है, तो इससे होता क्या है, लोगों में कम्युनिकेशन इजीली अवेलेबल होती है, क्योंकि कम लोग हैं ना गाँव में, तो काफी सारा इंटरेक्शन होती रहती है पंचायत के लोगों से, इनकी माइग्रेंट्स की। तो पंचायत इनको आईडी कार्ड्स इशू करे, आईडी कार्ड्स इशू करे कि भाई ये पर्सन, इसकी ये क्वालिफिकेशन है, इसमें ये अच्छी स्किल है, आप इसके रिगार्डिंग इसको कोई और काम प्रोवाइड कर दो तो ये बहुत अच्छा होगा। तो आईडी कार्ड जो है पंचायत ने प्रोवाइड कर दी। साथ में जो भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स सरकार प्रोवाइड करती है माइग्रेंट्स को, वो अल्टीमेटली जो पंचायत है ना उसके थ्रू इंप्लीमेंट होते हैं। ठीक है, तो पंचायत का रोल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इट इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द वेलफेयर स्कीम ऑफ द माइग्रेंट्स, इसीलिए पंचायत का रोल बढ़ जाता है। साथ में जो डेटा इनके पास है ऑलरेडी कि भाई कौन सा पर्सन कहाँ पर रह रहा है, तो इस वजह से जो है एक स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन बहुत इफेक्टिव हो जाती है। ठीक बात है, तो इस तरीके से जो डेटा है वो भी इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए, और हर साल जो है रिलीज करना आवश्यक है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं अपनी ड्राफ्ट माइग्रेंट पॉलिसी के। पहले तो हमने डिस्कस किया है ना, कि पहले तो ये न्यूज़ में क्यों था, है ना, न्यूज़ में क्यों था, ये रह गया हमारा स्टार्टिंग में। बता देती हूँ अभी कि ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर 10 मिलियन जो माइग्रेंट्स थे वो किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मास माइग्रेशन देखने को मिला था, काफ़ी लाइवलीहुड खत्म हो गई थी, लोगों की जॉब्स छिन गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो माइग्रेट कर गए थे। तो इस वजह से क्या है, सरकार को ये दिमाग में आया कि भाई कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए हमें जिसकी वजह से माइग्रेंट्स को हो रही दिक्कत को हम लोग कम से कम मिनिमाइज कर सके, मतलब कम से कम कर सके उनको। ठीक बात है, तो इसलिए न्यूज़ में था ये। सेकेंड हम लोगों ने किया कि वाई द नीड ऑफ द पॉलिसी, नीड ऑफ द पॉलिसी में हम लोगों ने किया कि कुछ जो इश्यूज हैं वो सोर्स स्टेट के हैं और कुछ इशू वो डेस्टिनेशन स्टेट के हैं, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर, वो किए हम लोगों ने डिस्कस। साथ में हम लोगों ने फिर माइग्रेंट पॉलिसी को देखा 6 स्लाइड्स में। पहली अपनी थी राइट बेस्ड अप्रोच की, अप्रोच लगाई कैसी। सेकंड हमारी है कि भाई गवर्नेंस स्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है। तीसरी है माइग्रेशन को रोकना है, डिस्ट्रेस माइग्रेशन को रोकना है। फोर्थ है अपना इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा। फिफ्थ है अपना प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द माइग्रेंट्स, कैसे भी करो, ट्रैफिकिंग रोको, कुछ भी करो, आपकी मर्जी है बट करो इसको। ठीक है, और साथ में जो है कुछ स्पेशल यूनिट्स बनाने की बात की गई है कि भाई हर हाई माइग्रेशन जोन्स में माइग्रेशन रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे, लेबर हेल्पलाइन निकाली जाएगी, जिस वजह से पूरा का पूरा जो माइग्रेंट्स के इश्यूज हैं वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो सके। तो ये पूरा का पूरा पॉलिसी है। तो इतना ही करा है इसमें हम लोगों ने, इतना ही इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में इसलिए रहा है, न्यूज़ में एक इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड पेज पर इसका काफ़ी अच्छा किया गया था एक्सप्लेन, वहीं से मैंने करवाया है, साथ में कुछ और जगहों से रेफरेंस लिया है। लेकिन अगर आप चाहो तो या तो नोट से पढ़ लेना, नोट्स में मिलेगा पूरा का पूरा जो भी डिस्कस किया हमने। और अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, है ना। ज़्यादा पढ़ना इज़ ऑलवेज डिज़ायरेबल। आपका अगर दिल है कि आप कुछ और चीज़ें भी देखो इसके बारे में, माइग्रेशन का टाइप देखो, माइग्रेशन क्यों हो रहा है ये देखो, किस स्टेट में ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है और न्यूज़ में क्यों रहा है, तो ये सब आपकी पार्ट पर काम अगर आपने करना है तो आप कर सकते हो। अदरवाइज माइग्रेशन एज अ टॉपिक हम लोग जो बेसिक सोसाइटी वाली क्लासेस होंगी उसमें डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये सेकेंड टॉपिक हमने खत्म किया है। थर्ड टॉपिक हम लोग करेंगे स्वनिधि स्कीम। स्वनिधि स्कीम, पहली बात तो ये न्यूज में क्यों रहा है और ये स्कीम है क्या एक्चुअली, व्हाट इज द स्कीम, है ना, व्हाट एंड व्हाट इज द वे
फॉरवर्ड कि ये स्कीम को इम्प्लीमेंट ढंग से करना है तो और हम क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्यों रहा है? न्यूज़ में ये इसलिए रहा है क्योंकि सेंटर ने काफ़ी सारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ये लेटर लिखा है जिसमें इसने ये कहा है कि स्वनिधि स्कीम के अंडर जो आप हर स्ट्रीट वेंडर को जिनका काम 24 मार्च या उससे पहले तक ऑपरेशनल था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से फिर इनका काम खत्म हो गया, तो ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को आप लोगों को बैंक्स ने 10,000 रुपए का लोन देना है, 10,000 रुपए का वन टाइम लोन देना है, जिसको जो माइग्रेंट है वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा ऑफ 1000, मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 1000 में ये आपको ये पे करेगा 10,000 का लोन। इंटरेस्ट रेट कितना है इसमें? 12% इंटरेस्ट रेट से ये कम होगा, चाहे वो 11 हो चाहे वो 10 हो, दैट डिपेंड्स अपॉन दी एफिशिएंसी ऑफ अ बैंक, द कैपिटल ऑफ द बैंक। ठीक है, बट 12 से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्कीम थी कि भाई कोई भी स्ट्रीट वेंडर जिसका काम 24 मार्च या उससे पहले ऑपरेशनल है, जिसका काम कोरोना लॉकडाउन की वजह से खत्म हो गया है, उसको दोबारा से काम शुरू करने के लिए आप 10,000 रुपए प्रोवाइड करो लोन के तौर पे, और जो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट्स में वो पे करेगा काम शुरू होने के बाद, और इंटरेस्ट रेट जो है वो कम से कम रखना, ताकि जो लोगों में रिपेमेंट की कैपेसिटी है वो भी थोड़ी सी बनी रहे, एकदम से ज़्यादा पैसे ना पे करने पड़े उनको। ठीक है, तो ये तो है स्कीम इसलिए थी न्यूज़ में क्योंकि 2020 में, आई थिंक ये मई 2020 में लॉन्च की थी सरकार ने। मई 2020 से दिसंबर 2020 तक जो है ये अक्टूबर 2020 तक काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया, काफ़ी ज़्यादा लोन्स प्रोवाइड किए गए, है ना। अगर हम बात करें फैक्ट्स की तो टोटल गवर्नमेंट के हिसाब से 42.7 मिलियन स्ट्रीट वेंडर्स आर प्रेजेंट इन द कंट्री, और इनमें से भी 37 मिलियन ने जो है इसके लिए एप्लीकेशन प्रोवाइड की थी स्वनिधि स्कीम के अंडर लोन लेने के लिए, जिसमें से 3 मिलियन एंड 2 मिलियन, 3 मिलियन मतलब 30 लाख और 2 मिलियन मतलब 20 लाख लोगों की जो एप्लीकेशंस हैं वो जो है इन लोगों ने एक्सेप्ट कर ली थी। तो ये इसलिए था क्योंकि इतने कम टाइम में 30 लाख लोगों में से 37 लाख लोगों में से 20 लाख लोगों की एप्लीकेशन इन लोगों ने सबमिट कर ली थी, इनको लोन प्रोवाइड कर दिया था। इसलिए काफ़ी एक अच्छी स्कीम मानी जा रही थी कि भाई काफ़ी अच्छा काम कर रही है सरकार। लेकिन आफ्टर अक्टूबर 2020 इस स्कीम के थ्रू दिए जाने वाले जो लोन हैं वो काफ़ी कम हो गए। वो कम क्यों हो गए उसके रीजन अभी पढ़ेंगे। तो सरकार ने ये कहा है कि भाई जो अब स्लो डाउन आ गया है आपके लोन्स प्रोवाइड करने में, लोन्स देने में, उसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करो, ज़्यादा लोगों को लोन प्रोवाइड करो ताकि दोबारा से ये लोग अपना बिजनेस जो है शुरू कर सके, क्योंकि अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है और दोबारा से बिजनेस जो है वो लोगों को अपना खड़ा करना है। सेकेंड, नीड कि भाई सेंटर ने लेटर क्यों लिखा है इनको, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को? रीजन क्या है कि भाई स्वनिधि स्कीम के अंडर दिए जाने वाले लोन थोड़े कम हो गए हैं अब, है ना। पहली तो ये है कि मर्जर ऑफ बैंक्स काफी ज्यादा न्यूज में है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो सरकार है अभी दोनों काफी सारे बैंक्स को मर्ज करने की बात कर रही है, और इस बैंक मर्जर के चक्कर में हो क्या रहा है, जो छोटी मोटी स्कीम चला रही थी सरकार उसके थ्रू जो लोन दिए जा रहे हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टाफ क्या है वो इसमें बिजी है अभी कि भाई मर्जर करना है तो किनका करना है। उस बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी कुछ टास्क दिए गए हैं कि भाई आप ये वाला काम अभी तक ख़त्म कर दो। ठीक है, तो ये सारे काम जो हैं इस वजह से मर्जर ऑफ बैंक्स इशू की वजह से लोन्स कम प्रोवाइड किए जा रहे हैं स्कीम के अंडर। सेकेंड ये है कि दिसंबर में क्वार्टर ख़त्म होना है, क्वार्टर ख़त्म होना था हर बैंक का, तो जब क्वार्टर ख़त्म होता है वैसे तो काम ज़्यादा बढ़ जाता है, सारे के सारी जो बैलेंस शीट है वो मिलानी पड़ती है, सारा काम जो मतलब इकट्ठा करना पड़ता है, तो उस वजह से भी बैंक्स आर ऑक्यूपाइड, प्री ऑक्यूपाइड। इस वजह से ये स्कीम के अंडर जो लोन दे रहे हैं वो नहीं प्रमोट कर पा रहे हैं ज़्यादा। ठीक है, एक तो ये न्यूज़ में था इसलिए। थर्ड ये है कि भाई एक तो जो स्ट्रीट वेंडर्स का डेटा है
कि भाई ये बताना कि आई एम द स्ट्रीट वेंडर, जिसका काम 24 मार्च से पहले ऑपरेशनल था, उसके लिए जो एफिडेविट बनवाना है दैट इज वेरी 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 मतलब बहुत हार्ड है वो, उसको मतलब भगवान मिल जाएगा लेकिन वो एफिडेविट नहीं मिलेगा आपको। तो जो डेटा है स्ट्रीट वेंडर्स को वो ढंग से नहीं पता है बैंक्स को, और साथ में स्ट्रीट वेंडर्स को भी ये नहीं पता है कि भाई कैसे कैसे लोन लेना है। ठीक है, तो इस वजह से कई सारे जो बैंक्स में इन लोगों ने एप्लीकेशन डाली हैं कि भाई मुझे लोन दे दो, वो सारी रिजेक्ट हो गई हैं। तो जो एप्लीकेशन की रिजेक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा है इन दिस स्कीम बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर डेटा ऑफ बीइंग अ स्ट्रीट वेंडर। ठीक है, तो इन 3 वजहों की वजह से जो इस स्कीम के अंडर लोन दिए जा रहे थे वो काफ़ी कम हो गए थे, इसलिए सरकार ने बोला कि भाई कुछ करो जल्दी जल्दी ताकि लोगों को लोन अच्छे से और मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए न्यूज़ में था। स्वनिधि स्कीम के अंडर क्या है वो हमने देख लिया। एक और पॉइंट इसमें ये है कि जो भी बैंक इस स्कीम के अंडर लोगों को पैसा देगा, जैसे मान लो इस बैंक ने 10,000 रुपए ए पर्सन को दे दिए, ए स्ट्रीट वेंडर को दे दिए। अब इसने बिजनेस शुरू किया लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, तो मंथली पेमेंट वो नहीं कर पाएगा। तो मंथली पेमेंट करने के नहीं कर पाया है तो वो एनपीए बन गया, क्योंकि बिजनेस चले ना चले वो तो अलग बात है। तो इसने पैसे प्रोवाइड नहीं किए तो बैंक के लिए तो वो लोन एनपीए बन गया ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया वो तो ऐसा ना हो, बैंक को घाटा ना हो, इसलिए सरकार ने क्या किया है कि ये जो पैसे आप लोन में दे रहे हो दैट विल बी कवर्ड अंडर द क्रेडिट गारंटी फंड फॉर मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। क्रेडिट गारंटी फंड फॉर मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये फंड है बेसिकली एक। इस फंड में जो पैसा इन लोगों ने रखा हुआ है ये बेसिकली किसके लिए यूज होगा, ये बैंक्स को देने के लिए यूज होगा अगर ये ए स्ट्रीट वेंडर अपना लोन नहीं चुका पाता है तो। ठीक बात है, तो ये इसलिए भी बैंक्स को प्रोत्साहन है, मोटिवेशन है कि आप ज्यादा लोन प्रोवाइड करो, क्योंकि अगर वेंडर नहीं पे कर पाया ना तो सरकार तो देगी ही देगी, उसका तो मतलब पैसे जाएंगे नहीं कहीं पर आएंगे। ठीक है, साथ में एक और प्रोविजन है इसमें कि अगर कोई पर्सन टाइमली रीपेमेंट करता है, कि आपने 12 महीने के लिए लोन लिया था, 12 महीने में आपने हर महीने अपनी जो किस्त है वो बिल्कुल टाइम पर दे दी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आपको 12% इंटरेस्ट रेट लगा है पूरे के पे, तो हम क्या करेंगे, हम 7% उसमें से आपको एज अ सब्सिडी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक बात है, जैसे 10,000 का लोन है, 12% इंटरेस्ट रेट पे, तो 12,000 पड़ गया। 12,000 में से 2,000 तो इंटरेस्ट रेट है, तो उस 2,000 का जो है 7% वो जो है सरकार आपको जो दोबारा से पेमेंट कर देगी। ठीक है, तो 700 रुपये बेसिकली आपके अकाउंट में आ गए, आपको सिर्फ 1,300 रुपये ही भरने पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से अगर 12% का इंटरेस्ट रेट है तो 7% की सब्सिडी सरकार इंटरेस्ट सब्सिडी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। ठीक बात है, तो इस तरीके से आई थिंक थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हम लोगों से। यहाँ पे 7% ऑफ इंटरेस्ट रेट है ना, 2,000 इंटरेस्ट रेट है, तो इसका 7% देख लेना यार, थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेना कि 12% इंटरेस्ट में 7% जो सब्सिडी है वो सरकार ने दोबारा से पेमेंट कर दी है। इसका मतलब सिर्फ 5% ही जो पर्सन है उसको देना पड़ा है ना। 1,500 हो गए वैसे तो, बेसिकली 1,500 सरकार ने वापस कर दिए और सिर्फ जो 500 है वही पर्सन को भरने पड़े। तो इस तरीके से, हाँ यही है, ठीक है ये ठीक है। तो इस तरीके से सरकार जो बैंक्स हैं उन्होंने भी लोन दे दिया, पर्सन्स का बिजनेस भी दोबारा से स्टार्ट हो गया, और साथ में सरकार ने जो सिक्योरिटी स्कीम चलाई थी लोगों के लिए वो भी ढंग से इम्प्लीमेंट हो गई। तो ये पूरा का पूरा जो स्कीम है ये काफ़ी अच्छी स्कीम मानी जा रही है। स्ट्रीट वेंडर्स को काफ़ी मोटिवेट कर रहे हैं ये लोग दोबारा से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक बात है, तो इस तरीके से स्वनिधि स्कीम हम लोगों ने पढ़ा, क्या स्कीम है, क्या क्या इसके प्रोविजंस हैं, क्यों ये न्यूज़ में रही है ना, और न्यूज़ में रही है क्या इसके कुछ प्रोविजंस हैं। तो इस तरीके से आपने याद रखना है हर स्कीम को। ठीक है, स्कीम के व्हाट, व्हाई, व्हेन और हाउ, अगर आपने ये 4 चीज़ें पता लगा ली किसी भी स्कीम के बारे में तो वो स्कीम कंप्लीट है आपकी। रट्टा मारने की बजाय क्या करो, चीज़ों को लिंक करके पढ़ना कि भाई इस पॉइंट से ये पॉइंट निकलेगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट निकलेगा, तभी मेंस में जाकर आप लिखने लायक बनोगे, क्योंकि वहाँ पर सोचने का टाइम नहीं होता है।
अगर हम बात करें 180 मिनट होते हैं, 3 घंटे होते हैं, 20 क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आप एवरेज निकालो तो 9 मिनट मिलते हैं आपको एक आंसर लिखने के लिए। और 9 मिनट में आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना भी है, फिर समझना भी है, और समझने के बाद आपको ये भी देखना है कि मुझे आता है कि नहीं आता है, और अगर आता है तो उसका स्ट्रक्चर मैं क्या बनाऊं, पहले मैं क्या लिखूं, दूसरा पॉइंट में क्या लिखूं, तीसरा पॉइंट में क्या लिखूं। तो ये सब सोचने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो टाइम बचेगा कब, जब पहले से आपको पॉइंट्स याद होंगे, आपको पहले से ही स्ट्रक्चर पता होगा, आपको पहले से ही किसी स्कीम के बारे में, उसकी लिमिटेशंस के बारे में, उसके पॉजिटिव्स के बारे में पहले से आपने पढ़ रखा होगा, तभी जाकर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। अदरवाइज आपके आराम से 15 से 16 मिनट लगेंगे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, और लास्ट में कम से कम 5 क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो ये सब ना हो, भगवान ना करे, ठीक है। तो इसके लिए भगवान ना करेगा मतलब ये है कि आपको कुछ करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर स्कीम को इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा कि भाई न्यूज़ में क्यों है, इसके बेसिक प्रोविजंस क्या हैं। रट्टा नहीं मारना है, समझना है। रट्टा मारा है तो ऐसा रट्टा मारो कि भाई चतुर भी फेल हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा वो मुश्किल काम है दूसरे वाला, लेकिन पहले वाला ईजी काम है, पॉइंट्स याद रखना, पॉइंट टू पॉइंट याद रखना, ठीक है, हो जाएगा। चलो 4th हम लोग देखते हैं, वॉश स्ट्रैटेजी ऑफ CDDEP, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वॉश मतलब ये जो न्यूज में रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इसका बेसिक है वॉश स्ट्रैटेजी एज सच है क्या, वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। तो पहले तो हम देखेंगे कि भाई ये वॉश है क्या, एक्चुअली क्या भला है ये, और साथ में ये न्यूज में क्यों रही है, ऐसा क्या हो गया कि अखबारों ने इसके बारे में लिखना शुरू किया है ना। और साथ में इसने जो रिपोर्ट निकाली है CDEP ने, उस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या हैं, ठीक बात है। तो शुरू करते हैं अपन इसको। पहले तो हम बात करते हैं कि वॉश है क्या। फुल फॉर्म है इसका वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। जब भी कोई स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करती है, तब उस स्कीम को ढंग से इंप्लीमेंट करने के लिए एक अप्रोच लगाई जाती है, एक स्ट्रैटेजी लगाई जाती है, जिसमें वाटर अवेलेबिलिटी बढ़िया हो, सैनिटेशन बढ़िया हो, हाइजीन बढ़िया हो, ठीक है। तो या तो अगर कोई ढंग से स्कीम इंप्लीमेंट करवानी है तो ये स्ट्रैटेजी अपनाते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत अभियान की हम बात करते हैं, हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं। इन सभी स्कीम्स में क्या है, अगर ढंग से इसे इंप्लीमेंट करना है तो स्वच्छ भारत अभियान के अंडर जो है टॉयलेट्स जो है फंक्शनिंग होने चाहिए, उसके लिए वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। साथ में जो सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ हैं वो भी हमें प्रोवाइड करनी है, और साथ में हमें जो हाइजीन है उसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। इस तरीके से इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में कि भाई आपने लोगों को रहने के लिए घर तो प्रोवाइड कर दिए हैं, लेकिन घर में उनको वाटर फैसिलिटीज़, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, हाइजीन फैसिलिटीज़ ये भी प्रोवाइड करनी है, तभी हम लोग इस स्कीम को सक्सेसफुल मानेंगे, अदरवाइज सक्सेसफुल नहीं है आपकी ये स्कीम, ठीक बात है। तो अगर कोई भी स्कीम लॉन्च करती है सरकार, उसको अगर ढंग से इंप्लीमेंट करना है तो हमें इस स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ती है, वॉश स्ट्रैटेजी, ठीक है। साथ में अगर स्कीम की हमने बात कर ली, सेकेंड अगर हम बात करें पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की या पब्लिक हॉस्पिटल्स की, अगर हॉस्पिटल्स में लोगों का इलाज इफेक्टिव तरीके से करना है, एफिशिएंट तरीके से अगर करना है, तो उनकी हाइजीन जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि भाई जहाँ पर हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं, उन पेशेंट से कुछ वायरस और बैक्टीरियाज उस हवा में फैल जाते हैं, और अगर वो हवा में फैल गए हैं तो जो नॉर्मल पर्सन किसी पेशेंट को देखने भी आया, सिंपल विजिट भी करने आया है, तो उसको वो डिजीज कॉज कर देता है, वायरस या बैक्टीरिया जो भी अटैक किया उसको, ठीक है। तो इस वजह से होता क्या है, आप हॉस्पिटल जस्ट गए, इसके वजह से ही आपको कोई डिजीज हो गई, दिस इज कॉल्ड एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। तो अगर हाइजीन मेंटेन नहीं होता है किसी भी हॉस्पिटल में, तो एक्वायर्ड इन्फेक्शंस का जो रेट है किसी भी पर्सन में वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो पब्लिक हॉस्पिटल्स को अगर आपको एफिशिएंटली फंक्शन करवाना है, तो आपको क्या ज़रूरत है, उस जगह पर वाटर की फैसिलिटी, सैनिटेशन की फैसिलिटी और हाइजीन की जो फैसिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड करवानी है, तभी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी हो पाएंगी। अदरवाइज फिर ऐसे ही काम चलता रहेगा, बस काम चल ही रहा है तो चल रहा है बस,
ठीक है, तो ये न्यूज में इसलिए थी, ठीक है, इतना सबको आई थिंक क्लियर होगा कि भाई स्कीम के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, साथ में न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो CDDEP, सेंटर फॉर डिजीज एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, इस रिसर्च सेंटर है, बेसिकली एक रिसर्च सेंटर इन द USA। इसका काम क्या है, हर जगह पर रिसर्च करना, उसके प्रति रिकमेंडेशंस देना और अल्टीमेटली किसी भी चीज को ढंग से इंप्लीमेंट करने के लिए सजेशंस देना। ठीक है, तो इसने क्या बोला है इंडिया के केस में कि इंडिया के केस में जो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं, अगर उनमें वॉश स्ट्रैटेजी को ढंग से इंप्लीमेंट अगर करना है तो हर साल जो है अराउंड 2500 करोड़ रुपए लगेंगे। अगर पूरे इंडिया में पूरे पब्लिक हॉस्पिटल्स में अगर आपको वॉश स्ट्रैटेजी ढंग से इंप्लीमेंट करनी है तो यू एटलीस्ट रिक्वायर 2500 करोड़ पर ईयर, और इतने लगेंगे। और ये और न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी इन पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज में वॉश स्ट्रैटेजी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। मतलब इस CDDEP ने बताया कि भाई हमने पूरा सर्वे किया है इंडिया के हॉस्पिटल्स में, हमने ये देखा है कि भाई लोगों में अक्वायर्ड इन्फेक्शंस जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर पेशेंट्स। इसीलिए हमें ये पता लगा है कि इस एरिया में, इस इंडिया कंट्री में ये जो वॉश स्ट्रैटेजी है वो ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। वॉश स्ट्रैटेजी होती तो इंडिया में इम्प्लीमेंट है, लेकिन इसका जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो किसका है, WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO ने बेसिकली इसका बेसिक फ्रेमवर्क तैयार किया था वॉश स्ट्रैटेजी का, जिसको सभी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया अकॉर्डिंग टू दी कंडीशंस ऑफ दैट कंट्री। ठीक बात है, तो WHO का सारा काम है कि भाई वहाँ के हर कंट्री में जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो उनको वो ढंग से इम्प्रूव कर पाए। तो इसने यही रिसर्च सेंटर ने कहा है कि भाई काम ठीक से नहीं चल रहा है, और अगर आपको लोगों की हेल्थ इंप्रूव करनी है तो आपको इस स्ट्रैटेजी को इंप्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज एक डिजास्टर बनने वाली हैं। हॉस्पिटल्स विल बी सेंटर्स नॉट फॉर द ट्रीटमेंट, दे विल बिकम द सेंटर्स फॉर द डिजीज कॉजन। डिजीज कॉज हो रही है वहां पर, अल्टीमेटली ट्रीट नहीं हो रही है। ठीक बात है, तो ये सब कहा गया। सेकेंड, और क्या बोला इसने, रिकमेंडेशंस दी इसने काफी सारी कि भाई क्या क्या काम कर सकते हो जिससे वॉश स्ट्रैटेजी को आप ढंग से इंप्लीमेंट कर पाओ। तो पहली बात तो इसने बोला कि जो है मनी प्रोवाइड करो, मनी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि भाई एक ऐसा कोई प्लांट या फिर ऐसी कोई चीज जिसमें आपको पूरी तरीके से जो वेस्ट है वो मैनेज कर सको आप। ठीक है, मतलब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंप्रूव करनी है ना तो आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। 3 चीजें मतलब पहली तो है वॉश, जिसमें वाटर होना चाहिए, अच्छा सैनिटेशन होना चाहिए और हाइजीन होना चाहिए। सेकंड क्या है, सेकंड है वेस्ट मैनेजमेंट। कोई भी अगर वेस्ट है तो उसको आपको पहले सेग्रीगेट करना है, सेग्रीगेट करके उसको फिर डिस्पोज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम द हजार्डस वेस्ट, हजार्डस वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम द बायोमेडिकल वेस्ट। मतलब हर वेस्ट को आपको कैटेगरी वाइज रखना है और उसके बाद उसका डिस्पोजल करना है, क्योंकि अगर आप सब कुछ इकट्ठा कर दोगे तो फिर बहुत ज्यादा और केमिकल रिएक्शंस होकर आग भी लग सकती है और चीजें मतलब और वो ज्यादा हजार्डस हो सकता है वो। ठीक है, तो एक तो वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होना चाहिए जिसमें सेग्रीगेशन एंड डिस्पोजल शुड बी एट अ वेरी एफिशिएंट रेट। ठीक है, और साथ में एनवायरमेंटल क्लीनिंग सर्विसेज शुड बी प्रमोटेड। एनवायरमेंटल क्लीनिंग प्रोसेस शुड बी प्रमोटेड, कि अगर आप क्लीनिंग वगैरह करवा रहे हो पूरे हॉस्पिटल्स में तो दे शुड बी एनवायरमेंटली साउंड, जिससे लोगों की हेल्थ को और इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये 3 चीजें हैं जो इंप्लीमेंट करनी है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी हो सकती हैं, अदरवाइज इनका जो स्टेटस है वो बहुत पुअर रहने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। ठीक है, तो रिकमेंडेशन मेनली वही थी कि मनी प्रोवाइड करो और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो। तो यही बोला गया उसने कि एक तो साथ में पॉलिटिकल विल भी हो, है ना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता क्या है, थोड़ा सा पॉलिटिकल अनविल देखने को मिलती है, काफी ज्यादा लोग काम करके
खुश नहीं होते वहाँ पे। तो बेसिकली सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस एफिशिएंसी को बनाए रखे, लोगों को मोटिवेट करे कि भाई आपको काम करना है यहाँ पे रह के, दिस इज द योर वर्क प्लेस एंड यू शुड बिहेव प्रॉपरली। ठीक बात है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हम वॉश स्ट्रैटेजी ढंग से इंप्लीमेंट कर देंगे तो होगा क्या, सबसे पहला पॉइंट होगा कि जो अक्वायर्ड इन्फेक्शंस हैं दे विल बी रिड्यूस्ड टू अ वेरी हाई रेट, अक्वायर्ड इन्फेक्शंस विल बी डिक्रीज्ड। साथ में जो वहां पर काम कर रहा है स्टाफ, उस स्टाफ का जो मोराल है वो भी थोड़ा सा इंप्रूव होगा। ठीक बात है। सेकंड हम क्या होगा, जितनी भी कम्युनिटी वहां पर रहती है आसपास हॉस्पिटल्स के, उसकी जो हेल्थ है वो भी इंप्रूव होगी। क्योंकि अल्टीमेटली हम करेंगे क्या कि भाई कम्युनिटी का फीडबैक लेना जरूरी है। जब तक आप फीडबैक नहीं लोगे ना तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि भाई कहाँ पर दिक्कतें हैं। तो ये कम्युनिटी ही है जो ट्रीटमेंट करवाने के लिए हॉस्पिटल में जा रही है, जिसका फीडबैक इतना इंपॉर्टेंट है कि उस फीडबैक के हिसाब से ही जो सरकार है अपनी पॉलिसीज बनाएगी। ठीक है, एक तो कम्युनिटी हेल्थ इंप्रूव होगा, स्टाफ का मोरल बढ़ेगा, अक्वायर्ड इन्फेक्शंस कम होंगे, साथ में जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो भी कम होगा, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वुड बी डिक्रीज। जैसे अगर AMR की मैं बात करूं तो AMR होता क्या है कि जैसे हम लोग हैं, सिर दर्द होता है कॉम्बीफ्लेम खा लेते हैं, पेट दर्द होता है कॉम्बीफ्लेम खा लेते हैं, कहीं पर भी दर्द होता है कॉम्बीफ्लेम खा लेते हैं। तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, कॉम्बीफ्लेम हम लोगों ने इतनी ज़्यादा बार खा ली है कि कुछ टाइम बाद कॉम्बीफ्लेम का जो असर है हमारी बॉडी पर वो खत्म हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, कि अब आपने जो दवाई खाई है अब उसका असर आपकी बॉडी पर होना खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि एक तो आपने विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जो है अपनी खुद से लिए, सेल्फ मेडिकेशन बहुत चलती है हमारे देश में, है ना, तो उसकी वजह से ये रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और साथ में हम जब किसी भी एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं करते हैं उसकी वजह से भी AMR बढ़ता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है। क्योंकि एंटीबायोटिक क्या होती है, बेसिकली बैक्टीरियाज को मारने के लिए होती हैं। तो हम जब अगर 5 दिन का कोर्स है वो 3 दिन ही करते हैं, बैक्टीरिया पूरी तरीके से मरता नहीं है उसमें, और जब वो मरेगा नहीं तो उसको पता है कि भाई उसके पास ये कैपेबिलिटी है ये पहचानने की कि कौन सी ड्रग मेरे अगेंस्ट यूज की गई थी। तो अपनी बॉडी को, अपने स्ट्रक्चर को वो इस तरीके से इम्प्रूव कर लेता है कि अब दोबारा अगर ये दवाई आएगी तो मेरे को नहीं मार पाएगी, है ना, मैं अब अमर हूँ। ठीक है, तो होता क्या है कि एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा ना करने की वजह से जो बॉडी में बैक्टीरिया होता है जो डिजीज कॉज करता है वो और स्ट्रांग हो जाता है और कोई भी दवाई उस पर असर नहीं करती है। फॉर एग्जांपल टीबी की 6 महीने का कोर्स होता है, लेकिन लोगों को लगता है कि हम 3 महीने में ठीक हो गए तो वो रोक देते हैं उस कोर्स को वहीं पे, लेकिन दोबारा से टीबी का बैक्टीरिया और स्ट्रांग होकर आता है और दोबारा से बॉडी में डिजीज कॉज करता है। और जो दवाई पहले आप टीबी के लिए खा रहे थे अब वो दवाई आपकी उस टीबी पर काम नहीं करेगी, उसके लिए कोई और ड्रग इजाद करना पड़ेगा सरकार को या साइंटिस्ट को, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग पहले सिंपल टीबी की बात करते थे कि भाई टीबी हो गया इसको, अब हम किसकी बात करते हैं कि भाई इसको MDR टीबी हो गया, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ऐसा टीबी जिस पर काफी ज्यादा जो ड्रग हैं, जो दवाइयां हैं वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, वो काम नहीं कर रही हैं। तो अब ये MDR है, और कई बार लोगों का MDR होते हुए भी वो कोर्स पूरा नहीं करते, इतने बेशरम है। तो इसके बाद और क्या होता है, MDR कन्वर्ट इनटू XDR टीबी, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, कि अब मैक्सिमम ऑफ द ड्रग जो है वो इस पर काम नहीं करेंगे टीबी के बैक्टीरिया पे। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि हम बेसिकली उस एरिया में, उस हॉस्पिटल में बार बार जाते रहते हैं, और हम नॉर्मल को अगर सिर दर्द भी हुआ हॉस्पिटल में जाने के बाद तो हम कोई दवाई खा लेते हैं, और वो धीरे धीरे दवाई का असर हम पर, हमारी बॉडी पर होना खत्म हो जाता है, और अल्टीमेटली हम क्या डेवलप करते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज गेटिंग डेवलप अंडर आवर बॉडी। ठीक है, तो अगर वॉश स्ट्रैटेजी हम लोग ढंग से इंप्लीमेंट करेंगे तो होगा क्या, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी हम डिक्रीज कर पाएंगे, अक्वायर्ड इन्फेक्शंस भी हम रोक पाएंगे, स्टाफ का मोराल भी बढ़ा हुआ रहेगा, और जो कम्युनिटी की हेल्थ है वो तो इम्प्रूव होगी ही होगी। और साथ में अगर हेल्थ इंप्रूव अच्छी हो रही है तो एफिशिएंसी बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो क्या है, लोगों को और काम मिलेगा, लोगों को और काम मिलेगा तो क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा जो इकोनॉमी का सर्कल है वो कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, तो इसलिए न्यूज़ में था, CDDEP ने ये कहा था कि इंडिया में वॉश स्ट्रैटेजी जो WHO ने इम्प्लीमेंट करवाने की बात की थी वो ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, और अगर इसको इम्प्लीमेंट करवाना है तो कम से कम 2500 करोड़ आपको हर साल लगाने पड़ेंगे ताकि एफिशिएंटली ये स्कीम ढंग से इम्प्लीमेंट हो पाए। तो इसलिए न्यूज़ में था ये, वॉश स्ट्रैटेजी का थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। बाकी सब जो भी अगर बीच में कोई पॉइंट रह गया है, कुछ मिस कर दिया है, तो आपको नोट्स में मिल जाएगा। अदरवाइज पूरा का पूरा आप कह लो कि जो ओवरऑल हॉलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव व्यू है किसी भी टॉपिक का, वो मैंने कवर करवा दिया है। अगर आपसे कोई पूछे कि इस टॉपिक का क्रक्स क्या है, तो वो क्रक्स आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग नोट्स को रेफर कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, PDF मिल जाएगी, स्लाइड्स मिल जाएंगी, हमारी वेबसाइट पर मिलेंगी, है ना। कमेंट्स में आप लिखते रहते हैं कि PDF कहाँ पर है, PDF कहाँ पर है, तो वो PDF वेबसाइट पर है। ठीक है, तो लोगों से पूछने के बजाय एक बार वेबसाइट पर विजिट कर लो और वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक बात है, तो इस तरीके से आपने ये टॉपिक्स करने हैं, और अगर कहीं पर भी डाउट्स हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। हमारी CBL की जो टीम है वो ऑल टाइम अवेलेबल है आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने के लिए। कमेंट करना है कमेंट कर सकते हो, ईमेल करना है ईमेल कर सकते हो, फ़ोन करना है फ़ोन कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन मेन काम है आप लोगों का पढ़ना। ठीक है, तो पढ़ लेना, इन चीज़ों को रिवाइज कर लेना, क्रक्स निकाल लेना हर चीज़ का, ताकि इनको आप आगे आने वाले पेपर में यूज़ कर सको। क्योंकि प्री में तो आंसर दिया होता है ऑप्शंस में, बस चूज करना होता है, लेकिन मेंस में आंसर खुद बनाना होता है। तो कभी कभी बनाने के चक्कर में क्या होता है, पॉइंट्स हम भूल जाते हैं। पॉइंट्स भूलने नहीं है, याद रखने हैं, और वो पॉइंट्स याद ऐसे ही रहेंगे जब आप उनको बार बार रिवाइज करोगे। बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है और रिवाइज नहीं किया है तो सिलेक्शन नहीं होगा, हम लिख के दे सकते हैं चीज़। लेकिन अगर कम पढ़ा है, उसको बार बार रिवाइज किया है, क्योंकि हर बच्चा पढ़ता है, जिसने भी तैयारी करनी है वो पढ़ेगा तो पढ़ेगा ही, है ना। और कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि घर वाले पीछे पड़े हुए हैं, दोस्त भी पीछे पड़े हुए हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना रह जाता है कि कोई बच्चा रिवाइज करता है और कोई बच्चा रिवाइज नहीं करता है। तो आप लोगों को वो बच्चा बनना है जो रिवाइज करता है, क्योंकि रिविजन इज़ द की टू गेट अ सिलेक्शन इन दी UPSC एग्ज़ाम। ठीक है, डाउट्स क्लियर अगर करवाने हैं तो आपको पता है कि क्या मेथड्स हैं, कहीं पर भी आप जाओ, डाउट्स क्लियर हम आपके कर देंगे। तो बस पढ़ते रहना। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते मिलेंगे थोड़े और करंट अफेयर्स के साथ में, कुछ और बेसिक बैकग्राउंड के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।